हयात एक चश्मा है जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि उस चश्मे का पानी जो इंसान पी लेता है वो हमेशा की यानी अब्दी जिंदगी उसे मिल जाती है। कहते हैं कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने वो पानी पिया था और अभी तक वो पूरी इंसानियत को रास्ता दिखाने के लिए इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन वो लोगों की नजरों से पोशीदा हैं। अब ये एक असातीरी कहानी बन गई आबे हयात। पूरा लेक्चर इस पे नहीं होगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट का होगा। तो आबे हयात के लिए जो दूसरे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं वो है आबे बका, आबे हैवा, आबे खिजर, आबे जिंदगानी, चश्माए जिंदगी, चश्माए हैवा, जलाले खिजर, जलाले बका, जलाले जिंदगानी, चश्माए जुल्मात। जुल्मात इसे इसलिए कहते हैं कि जिस जगह पे ये चश्मा है उस जगह पे हर तरफ अंधेरा है। अब इसको तलमीहात में आप कैसे इस्तेमाल करोगे? तो तलमीहात में इस्तेमाल करने के लिए आप देखें, बली दखनी का सबसे पहला शेर है, हुसन के खिजर ने किया लबरेज, आबे हेवा से जाम तुझ लब का। अब इस एक लफ्ज से आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि जिस तेरे लब से जो कोई पीता है वो जिस तरह खिजर से पी के अब्दी जिंदगी पा गया था, ऐसे उसकी जिंदगी का लब जो है वो जाम जो है तेरे लब की क्या कहते हैं तेरे लब से जिंदगी पा जाता है। इसी तरह इसी को आगे इस्तेमाल किया हुआ है कि इश्क में खूने जिगर खाने की गर लज्जत न थी, खिजर ने हैरान हूँ आबे जिंदगानी क्यों पिया। कि अगर जो इश्क में हमारा जिगर जो है वो हमारे खून को खा जाता है तो मैं ये हैरान हूं कि खिजर ने जिंदगी बख्शने वाला पानी क्यों पिया। मिर्जा हयात गालिब क्या कहते हैं कि हजार आबे हयात छिड़के मसीह और खिजर मिलके, लेकिन उठे न मोशर तलक भी प्यारे शहीद तेरे, लबो दा लबो दो दहा का सौदा कहानियां हैं हयाते खिजर, आबे बका बका का जिक्र ही किया इस जहां पानी में। ये ज़ौक़ का शेर है। अब दूसरा लफ्ज जो है अदाबे फरजंदगी। अदाबे फरजंदगी से मुराद ये है कि जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे हजरत इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ए मेरे बेटे, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तो क्या मैं ऐसा कर लूं? तो उन्होंने कहा था कि ए अब्बाजान, मुझे आप साबरों में पाएंगे। अब ये पूरी कहानी सबके इल्म में है। तो अब ये क्या कहते हैं, तलमीम में जब इस्तेमाल होगी तो ये कैसे होगी कि ये फैजाने नजर था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने अस्माइल को अदाबे फरजंदी। मोहम्मद इकबाल कहते हैं, लामा मोहम्मद इकबाल। अगला क्या है, खोलते आंखें ज़बां न देखूंगा तुझे, पर छुरी अपनी तू गर्दन पे बिचलती देखूं। यानी इतना फर्माबरदार था। ज़ौक़ ने क्या कहा है? अच्छा, ये ज़ौक़ ने कहा था आईनाए सिकंदरी। सिकंदर एक बहुत मशहूर बादशाह था। कहा जाता है कि दारा जो है वो बादशाह जो दारा था और सिकंदर के पास एक आईना था। उस आईने में उसको तमाम दुनिया का हाल नजर आ जाता था। तो वो उस आईने में देख लेता था कि उसके दुश्मन क्या नकलो हरकत कर रहे हैं, क्या तैयारियां कर रहे हैं, और उसकी मदद से वो दुश्मन से आगाह हो जाता था। और जो दारा बादशाह है, जो जामे जमशेद आपने सुना है, वो क्या है कि उसने एक प्याला बना रखा था। सिकंदर ने अपने साइंसदानों की मदद से, दो तलमीहात इकट्ठी बता दूं, एक आईना बना रखा था, उसे सिकंदरिया के साहिल पर लगाया हुआ था। उस आईने की मदद से 100 मील दूर से ही उसे पता चल जाता था कि उसका दुश्मन क्या कर रहा है। अब आईना जो है वो पहले इसका मैं इस्तेमाल सिखा दूं, फिर आपको जाम का बताती हूँ। सिकंदर क्यों न जाए कि मुश्ताकां तुम्हारे मुख आगे दर्पण को दर्पण कर नहीं गए वली दखनी। अब की बात कर लें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जाम जो है वो एक प्याला था जो बादशाह जमशेद ने बना रखा था। वो उस प्याले के अंदर देखता था तो उसको पूरी दुनिया का
के हालात शो हो जाते थे। तो वो जामे जमशेद या प्याला जमशेद उस तलमी के तौर पर इस्तेमाल होता है। आतिशे नमरूद आप सबको पता है कि नमरूद ने आग जलाई, बहुत सारे दरख्त इकट्ठे किए और उस आग में डाल दिया हजरत इब्राहिम को। हजरत इब्राहिम को जब डाला तो अल्लाह ने उस आग को गुलजार कर दिया। तो आतिशे नमरूद वो तलमी है। नूर तुझ रुखसार का सीने में नित जलवागर, मजमर दिल आतिशे नमरूद रखता है हनूज, बेखतर आतिशे नमरूद में कूद पड़ा। अब नुशीरवा आदल 4 से 5 तलमीहात हैं, पूरा लेक्चर इस पे नहीं दूंगी। नाम से जाहिर है इस तलमी से क्या मुराद है कि नुशीरवा आदल वो था जो सबसे इंसाफ करता था। तो इसने अपने महल के बाहर एक जंजीरे अदल लटका रखी थी। जो जिसको भी बादशाह से कोई शिकायत होती वो आके उस जंजीर को खींचता और बादशाह उससे इंसाफ कर देता। तो नुशीरवा आदल की तलमी इसलिए इस्तेमाल होती है। और जंगे मानी एक मुसव्वर था, ईरान का था, और उसने क्या है कि शाहपुर अव्वल के दौर में अपनी रिसालत का दावा किया था। बादशाह बहुत नाराज हुआ और उसने उसे मुल्क बदर करने का हुक्म दिया कि वो मुल्क से निकाल दिया जाए। मानी भागकर चीन चला गया और वहां उसने अपना निगार खाना यानी एक कारखाना बनाया। मानी की तस्वीरें जो हैं उनको अरजंगे मानी या अरतंगे मानी के नाम से जाना जाता है। और इस आला तरीन नमूनों को वो अपनी रिसालत और पैगंबरी के मौजज़े पर दिखाता था। behzad का शुमार भी इसी में होता है कि वो बहुत अमीर है। असाए मूसा का भी आपको पता है कि असाए मूसा, अच्छा सहाबुल फील का थोड़ा सा बता दूं कि वो जो खाना काबा पर हमले के बाद जो इब्राहिम ने हमला किया था सूरत फील में, साबे फील उनके लिए इस्तेमाल होने वाली तलमी है। इन सब तलमीहात को आपने पढ़ लेना है, फिर भी इनमें से कुछ आपको समझ ना आए। इजाज़े मसीह इस्तेमाल होती है इसके अलावा। बागे इरम के जमाने में था, ये एक बादशाह जिसका नाम शुदाद था, उसने एक जन्नत बनाई थी जमीन पे, आरजी जन्नत। तो ये तलमी बागे इरम जहाँ बहिशत शहजाद उसके लिए इस्तेमाल होती है कि उसने जन्नत के मुकाबले में एक बाग बनाया था। जी, अब सब पार्टिसिपेंट में से किसी ने तलमीहात के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लें, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, अगला टॉपिक जिसके बारे में मुझसे बार बार पूछा गया है, ये काफी इंटरेस्टिंग है और इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह ताला की जात से पूरी है कि अब आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि मसादर क्या होते हैं। सबसे पहले आपने जुमले में देखना है कि काम कौन कौन से आए हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है आना। अब मैंने आपको डेफिनेशन मसादर की बताई थी कि जो मसादर होते हैं वो जमाने को शो नहीं करते। आपने सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा जुमला है जिसमें दो फेल इस्तेमाल हुए हैं। एक जुमले में 4 फेल इस्तेमाल हुए हैं, आप उसको कैंसिल कर देंगे। जुमले में 3 फेल इस्तेमाल हुए हैं, आप उसको कैंसिल कर देंगे। जुमले में 2 फेल इस्तेमाल हुए हैं, आप उसको कैंसिल कर देंगे। सवाल के हिसाब से आपने सबसे पहला असूल ये है कि आपने उस जुमले में जिसमें से आपने मसादर का बतौर इमदादी इस्तेमाल ढूंढना है, आपने 2 मसादर ढूंढने हैं। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी, अब मसादर क्या होता है और क्या कहते हैं, इसको कैसे ढूंढना है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहली बात कि आपने ये करना है कि फेल और मसादर का आपको पता हो। मैंने ये कहा था कि जितने भी काम हो, चाहे वो माजी में हो, चाहे हाल में हो, चाहे मुस्तकबिल में हो, वो आपके फेल होते हैं, यानी जिनका तल्लक जमाने से हो। अब देखें मस्दर और फेल का आपस में तल्लक क्या है। तमाम मस्दर जो हैं वो अफाल को बनाते हैं, यानी जितने भी अफाल या काम है वो मस्दर से बनते हैं। जब जमाना शो नहीं हुआ तब वो बन गया मस्दर। जब जमाना शो कर हो गया, जब आपने उसमें जमाना दाखिल कर दिया, जैसे खाना हो गया मस्दर और खाओ, खाते, खाएगी,
तो वो हो गया फेल। अब याद रखने की बात ये है कि तमाम अफाल जो हैं वो मस्दर से बनेंगे। अब मस्दर में उसका रट्टा या उसकी पहचान ये है कि मस्दर में काम का हमें पता चल जाता है लेकिन जमाने का पता नहीं चलता, और फेल में हमें काम के साथ साथ जमाने का भी पता चल जाता है। अब दूसरी बात पे आ जाए कि सबसे पहली बात जो ये है कि जो हेल्पिंग फेल है, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब है, उससे उर्दू का इमदादी फेल बिल्कुल चेंज है। आपने ये करना है कि सिर्फ वो ढूंढना है फेल जो मदद करे दूसरे फेल की, मेन वर्ब के फौरन बाद आएगा। जैसे बच्चा सोया है, सोया के बाद सोया है, कोई इमदादी फेल नहीं आया। अगर मैं कहती हूँ कि बच्चा सोया हुआ है तो हुआ है इमदादी फेल आ गया। अब देखें कि आपने इसकी तरतीब भी मुख्तलिफ है और इसकी क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फेल जो है ये इस्तेमाल हो भी सकता है और नहीं भी होता। तो आपने क्या करना है, मस्दर को इमदादी फेल के तौर पे इस्तेमाल करना है। यानी हुआ है, आपको होना से ये निकला है। अब कैसे निकालेंगे? सोया आपका असल फेल है, फेल उसके बाद आया है। सोया असल फेल, इमदादी फेल उसके बाद। पहले आपका फेल आएगा फिर आपका मस्दर आएगा। पहली बात मैंने पहला रूल बताया है कि आपने दो फेल वाले जुमले ढूंढने हैं। इसमें दो फेल हैं, सोया भी और होना भी। दूसरा रूल क्या है कि आपका असल फेल पहले आएगा, उसके बाद आपका इमदादी फेल या मस्दर से बनने वाला फेल आएगा। सोया, हुआ यानी होना। जी, अब सवाल आया है आपका आना, यहाँ पे यानी इसका दुरुस्त इस्तेमाल बताओ। अब यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? मैंने कहा सबसे पहले आपने दो फेल ढूंढने। अहमद आया है, आना सिर्फ एक फेल है तो ये कैंसल, इसको हम नहीं ले सकते। अगला है छोड़ आओ, छोड़ के आगे नून अलिफ ना लगाओ और आओ के आगे वाव काट के नून अलिफ ना लगाओ तो आना। छोड़ना आना, इसमें दो फेल हैं, ये हमारा हो सकता है। आगे है आने वाली, ये भी हो सकता है। आओगे, इसमें आओ एक है, ये भी कैंसल। अब आना जो है उससे क्या बनेगा? आओ। तो आपने वो वाला फेल ढूंढना है जिसके एंड में आओ होगा, तो वो अरहम को स्कूल छोड़ आओ बनेगा। एक और मिसाल आपको दे देती हूँ इसकी कि सबसे पहले आपने दो फाल ढूंढने हैं, फिर ये है कि मस्दर वाला जो है वो आखिर में आए, ये मैं बता चुकी हूँ। अब ये यहाँ देखें कि अहमद आया है, इसमें एक फेल है, नहीं लिखेंगे आना से। अरब को स्कूल छोड़ाओ, छोड़ और आना दो फेल है, आने वाली दो फेल है। अहमद घर आया और खाना खाकर चला गया, आया, खाना, खा, जाना, तो ये चार फेल हैं, ये भी कैंसल। अहमद वाला भी कैंसल, अहमर वाला भी कैंसल, बाकी रह गया अरहम को स्कूल छोड़ा और गाड़ी आने वाली है। अब देखिए आना, इसमें जो गाड़ी आने वाली है आना शुरू में आ गया तो ये वाला भी कैंसल। तो अरहम को स्कूल आओ जो होगा ये हमारा सही होगा। अब यहाँ पे एक मिसाल मैंने डाल दी है, आप इसको देख लेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। होना, सबसे पहले हमने फेल ढूंढे, चल के आगे नून अलिफ ना लगाया, चलना। इसके बाद हमने, जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी अक्सा, मेरी आवाज क्लियर है मिस अक्सा बतूल या नहीं? जी मिस अस्सलाम अक्सा वालेकुम। आप बताइएगा। जी जी मैं, मैम जी सर। क्लियर है, अब क्लियर है चलें, मैम। पहले ठीक है, ड्रॉप हो रही थी, अब ठीक है। चलें ठीक है। चलें जी, मस्तर के बारे में समझ आ गई है या किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, फिर हम अपने मेन टॉपिक पे जाते हैं। 20 मिनट इसी पे लग गए हैं।
मस्दर का सबसे पहला असूल ये कि मैं रिपीट करती हूँ कि आपने सबसे पहले ऐसा फिक्रा ढूंढना है जिसमें दो फेल हो। आपको मस्दर की समझ नहीं आती, आप नून अलिफ ना लगा के देख लें। 3 फेल वाला नहीं आएगा, 1 फेल वाला नहीं आएगा, उनको पहले स्टेप पे ही क्रॉस कर दें। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपका जो मस्दर जिसे आपने इमदादी फेल बनाना है वो एंड में आएगा। अब मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी, उसको मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन अगर आप कहते हैं तो कर देती हूँ, अगर समझ आ गई है तो फिर आगे चलते हैं। जी मिस बरीरा, बतूल, बरीरा, अरशद, आप बताएं आपको समझ आई है, क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? जैसे मैं कहती हूँ चलना, तो चलना से कौन सा फेल बनेगा इमदादी? बरीरा, अरशद। जी चलें, ये नहीं बोल रही। कोई और बता दे, या समझ नहीं आई अभी? सिंपल आपने उसका जो चलना का नून अलिफ ना है वो काटना है, उसके साथ वाव लगानी है, अलिफ लगानी है, छोटी ये लगानी है। मैं एक दफा फिर स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आना जरूर है, हर सूरत आएगा, और ये मुफ्त के नंबर हैं। जी ये देखें, मैंने आपको होना से दिया था 1-2 दफा क्वेश्चन, तो इसी को देख लें कि होना जो है आपने इसको देखना है। सबसे पहले आप होना को एक साइड पे रख दें, उसे कुछ भी नहीं कहें, आप नून अलिफ ना लगाते जाएं और आप फेल बनाते जाएं। जैसे चल से चलना और रही से नून अलिफ ना लगाया तो रहना, 2 फेल बन गए इसमें, तो ये भी हमारा हो सकता है। होना पहले ही है और चाहना के आगे नून अलिफ ना लगाया तो हमारा बन गया चाहिए के आगे नून अलिफ ना लगाया तो चाहना बन गया। अब घर में मेहमान आए हुए हैं, अलमदान नून अलिफ ना आना, हुए होना, मेरा काम मुकम्मल हो गया है। आप आए मस्दर पे, ऊपर जो मस्दर है वो आपका है होना, यानी लास्ट में आपका होना चाहिए। अब पहले में था चाहना और रहना, तो हमारा ये नहीं होगा। दूसरे में है होना और चाहना, तो चाहना वाला तो नहीं चाहिए हमें, ये नहीं होगा। तीसरे में है आना और होना, तो जनाब ये हमारा एक्यूरेट फिक्रा बन जाएगा। अगला जो है उसमें देखें होना और जाना गया, तो आप ये नहीं कर सकते। आपने पहला रूल ये है कि सबसे पहले 2 फेल वाले फिक्रे ढूंढने हैं, उसके बाद वो फिक्रा ढूंढना है जिसके आखिर में ऊपर दिया गया मस्दर आए, पहले मस्दर को टच नहीं करना। जैसे मैंने पिछला आपको एग्जांपल दी थी, यहाँ पे भी मैं बता दूं, आना, आया से आना, छोड़ से छोड़ना और आना, आना से आया, आ से आना और वाला, आया, इसको अमर वाले में तो फेल ही ज्यादा आ गए तो इसको टच नहीं कर सकते। अब देखें आया एक फेल है, ये हम नहीं कर सकते। छोड़ना और आना पूरा हो गया, तो ये हमारा अरहम को स्कूल छोड़ आओ सही हो गया। चलें जी, ये मेरी तरफ से क्लियर है। अब अगले पे चलते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। एक तो इकबाल की मारूजी करनी है हमने जी। पिछली दफा हमने किया था कि प्यामे मशरक, मशरक के 5 नुक्ते हैं तो 5 हिस्से, प्यामे मशरक के 5 हिस्से हैं। प्यामे पहला हिस्सा लाला तौर, दूसरा अफकार, महबाकी, नक्शे फरंगी और खुरवा, 5 हिस्से हैं इसके। ये सारा का सारा प्यामे मशरक जो है रुबाइयां हैं। पहला हिस्सा लाला तौर किस चीजों पर मुश्तमिल है? रुबाइयों पर। टोटल रुबाइयां हैं 163, 163। अब लाला तौर की रुबाइयां एक ईरानी शायर था बाबा ताहिर, उसकी तर्ज पे लिखी गई हैं। प्यामे मशरक का दूसरा हिस्सा है अफकार। अफकार जो है उसमें क्या चीजें हैं? उसमें है नज़में। लाला तौर में रुबाइयां, अफकार में नज़में। कितनी नज़में हैं? 51 या 51।
प्यामे मशरक का तीसरा हिस्सा क्या है, जो है नक्शे फरंगी। इसमें है गजलें, और कितनी गजलें हैं? गजलें हैं जनाब जी, 1 मिनट कीजिएगा। जी, दूसरा हिस्सा जो है इसका नज्मों पर मुश्तमिल है। इसमें है 51 नज़में। प्यामे मशरक का तीसरा हिस्सा जो मेह बाकी है वो है गजलों पर मुश्तमिल। पहला हिस्सा रुबाई, दूसरा नज़में, तीसरा गजलें, और उसमें है 45 या 45 नज़में। नक्शे फरंगी जो है उसके बारे में नहीं, यानी मेह बाकी जो है उसमें 45 गजलें हैं, और सबसे छोटा हिस्सा जो है कुरबा, वो सिर्फ 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसके बाद आ गई इकबाल की दूसरी बुक ज़बूरे अजम। तो इसके 4 यानी 4 हरफ हैं, तो 4 हिस्से हैं। इकबाल के उर्दू के मजमूए कलाम उर्दू में हैं 4, बांगे दरा, बाले जबरी, ज़रबे कलीम और अरमगाने हिजाज। और 5 जो इकबाल की शायरी है उसको 5 अदवार में तकसीम किया था डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने। उन्होंने कहा था कि इकबाल की शायरी के 5 दौर हैं, और इकबाल पर लिखी जाने वाली मशहूर किताबें क्या हैं कि बहुत ज्यादा हैं। तो इकबाल पे डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने इकबाल के नाम से लिखी है, और खलीफा अब्दुल हकीम ने फिक्र इकबाल के नाम से पहली किताब लिखी है। बाले जिब्री में जो शेर लिखा हुआ है, तो अब हम जरा दूसरा पेज करते हैं, बल्कि पहले से ही शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अब आपको ना तो डेट ऑफ बर्थ भूलेगी। पहले पेज में हमने क्या किया था कि असल नाम क्या है, इकबाल तखल्लस, मोहम्मद इकबाल और तखल्लस इकबाल। नेक आदमी थे, 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। डेथ कितनी है? 21 अप्रैल 1938। जिक्र था इसमें, तो वो आपको मैंने बता दिया है कि पहली बीबी करीम बीबी थी, 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी। आफ्ताब इकबाल बेटा, और मेरे शो सेंड कर चुकी हूँ। इकबाल ने पहली अपनी नज़म जो है गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर आलैंड की ही याद में लिखी थी, नालाए फराक। 6 माह तक वहां वो अरेबिक रीडर रहे थे। 1904 में प्रोफेसर बने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। इस बात पे गौर कर लें कि वो बंदा जिसने दर्जा सोम में इम्तिहान पास किया वो वहां पे प्रोफेसर है। तो मेहनत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। 1905 में ये यूरोप गए। डेट को कैसे आपने याद करना है कि अरेबिक रीडर रहे 1904 तक, 1 साल का फर्क है। 1 साल बाद जो है वो गए 1904 से अरेबिक रीडर के बाद जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो 1905 में वो गए यूरोप, और वहां पे उन्होंने क्या कहते हैं मकाला लिखा था 2 साल बाद उसके 1907 में। बैरिस्ट्री की डिग्री जो है 1908 में हासिल की। 1904 में प्रोफेसर बने, 1905 में कैम्ब्रिज कॉलेज में दाखिला लिया यूरोप में। 2 साल वहां रहने के बाद 1907 में उन्होंने पीएचडी का मकाला लिखा, जिसपे माबैद तबियात का इर्तिका या डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्सिया, और उस पर उन्हें पीएचडी की डिग्री मिली। बैरिस्ट्री की डिग्री वहीं से लिंकन इन से उन्होंने 1908 में हासिल की। पहले 1-1 साल का फर्क है, और बाद में भी 1-1 साल का फर्क है, दरमियान में 2 साल का फर्क है। अच्छा, दूसरी शादी मैंने सुबह बताया था 10 बजे से, आपने याद कर लिया होगा, सरदार बेगम से 1910 में की। उनसे 2 बच्चे पैदा हुए, जवेद इकबाल और मनीरा बानो। तीसरी शादी मुख्तार बेगम से हुई थी इनकी, और जो मुख्तार बेगम है उनसे औलाद नहीं थी। इसके अलावा एक इनकी क्या कहते हैं, चले मैं बाद में बताऊंगी। अब गोल मेज कॉन्फ्रेंस खुतबा इलाहाबाद आप सबको याद होगा 1930 का कहा जाता है। तो उसके 1 साल पहले, वैसे वो दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी, इकबाल के नुक्तों से याद रखें।
इकबाल के लिए वो पहली दफा शामिल हुए थे 1931 में। एक साल बाद तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में 1932 में शामिल हुए और 1933 में वो सैयद सुलेमान नदवी के साथ अफगानिस्तान गए थे। 1934 में सदर बने। 1910 में दूसरी शादी की थी और 1910 में ही अंजुमन हिमायत इस्लाम के रुकन मुंतखब हुए थे। पहली नज़म उन्होंने पढ़ी थी नगमाए सरहदी सालाना जलसे में। शायरी का आगाज गजल से किया, लेकिन उनकी नज़मों की तादाद गजलों से ज्यादा है। सबसे पहले इस्लाह ली, पहला उस्ताद उनका था अरशद गुरगानी और उसके बाद नवाब मिर्जा दाग से इस्लाह ली। और अरशद गुरगानी ने कहा था कि ये जो बंदा है इसके माथे पे लिखा है कि ये एक अजीम शायर बनेगा। दाग से ये गायबाना इस्लाह लेते थे, उनको खतों किताबत करते थे और उनसे खतों के जरिए इस्लाह लेते थे। दाग इकबाल के कहते थे कि इकबाल मेरा ऐसा शागिर्द है जिस पर मुझे फख्र है। पहली मतबूआ नज़म जो छपी, मतबूआ का मतलब होता है छपी, वो मुखजन एक रिसाला था लाहौर का। उसके पहले शुमारे कोश्ताने हमाला के नाम से उसमें शायरा हुई और बांगे दिरा में वो नज़म है हमाला के नाम से। अच्छा, फलाए कौम जो है ये मुशायरा था 1896 में। उसमें उन्होंने एक नाला यतीम या दर्दे दिल या ये पढ़ी थी नज़म 1901 के जलसे में। यूरोप आप याद करें 1904 में गए, 1905 में, 1907 में उन्होंने डिग्री ली। तो 1907 में उन्होंने वहां पे एक अलीगढ़ के तुलबा के नाम एक नज़म लिखी थी जिसमें उन्होंने अलीगढ़ के तुलबा को मुतासिर किया था, तुलबा अलीगढ़ के नाम। इकबाल की टोटल पर्सनैलिटी चेंज हुई यूरोप में रहकर। तो उसका एहसास उनको नजर उनकी नज़म अब्दुल कादर के नाम में आता है जो उन्होंने 1908 में लिखी। और 1908 में ही आप देख लें कि उन्होंने लिंकन इन से बैरिस्टरी की। अच्छा, क्या कहते हैं, अंजुमन हमाते इस्लाम में ऊपर जो नज़म मैंने बताई है दर्दे दिल या यतीम का खिताब हलाले ईद से जब पढ़ी तो उसमें मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली उनकी ये नज़म सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम के तौर पे 10 रुपए का नोट दिया। अब बांगे दिरा का दिबाचा जो है, जो वो किसने लिखा, ऊपर रिसाला जो मैंने बताया है मुखजन, उसके मुदीर जो थे उन्होंने लिख के दिया। एक टाइम आया कि इकबाल ने कहा कि मैंने शायरी बिल्कुल छोड़ देनी है, तो शेख अब्दुल कादर और प्रोफेसर आलंड के कहने पर वो इस इरादे से बाज आ गए। आगे पहले जो मैंने बताई है वसाल नज़म वो सिर्फ इसलिए लिखी थी कि प्रोफेसर आलंड को छोड़ना पड़ा है। फलसफा खुदी जो है उसमें वो मुतासर हैं मौलाना रूमी से। और जवेद नामा में इकबाल ने रूमी के साथ अफलाक की सैर भी की है। यानी बाज लोग इसी पे कहते हैं कि वो वली शायर थे। मेरे ख्याल में ये 3 पेज काफी हैं, फिर आपका मिक्स हो जाएगा बाकी अगले सेशन पे। तो एक चीज और आपके लिए की थी मैंने जी, लगेगा आपको थोड़ा सा अजीब, लेकिन ये आपका काम मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया है। टाइम तो मेरा बहुत लगा है इस पे जी। आपको मैंने कहा था कि आप लोगों ने नाइन्थ क्लास की बुक को देखना है तो आज पहले आवाज मेरी क्लियर है जी? कोई मैम प्रॉब्लम तो आवाज नहीं है? क्लियर नहीं है आपकी। मैम काट ठीक के आ है रही है, क्लियर नहीं है आपकी। जी, फौरन बता दिए करें सर अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो। आई ठीक थिंक मैम। अब ठीक है। जी अब तो ठीक है, अब पता नहीं कब खराब हो, फिलहाल तो ठीक है। चलें ठीक है जी। मौलाना शबली नुमानी जो थे वो 1857 में पैदा हुए। कहाँ पे? कस्बा बंदोल में, जिला आजमगढ़, भारत में। शबली नुमानी भारत में पैदा हुए 1857 में, कस्बा बंदोल में। और उनके वालिद जो थे शेख हबीबुल्लाह वो वकील थे।
वकालत की, फिर अलीगढ़ कॉलेज में आए और फारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। अब इनके जो फारसी के उस्ताद अलीगढ़ में आए, तो अलीगढ़ इदारा किसका था? सर सैयद अहमद खान का। तो सर सैयद अहमद खान के साथ वहां हाली, मुसनबर्ग, आयरलैंड सबसे इन्होंने सीखा। फिर वो प्रोफेसर आयरलैंड के साथ 1892 में मिस्र, शाम, कस्तानिया और दूसरे ममालिक में गए। इसी क्या कहते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया और हैदराबाद दक्खन चले गए, तो वहां उन्होंने दायरा मुआरफुल नदवतुल उलमा का क्या कहते हैं, उन्होंने वहां पे क्याम कायम किया, और इसके अलावा दारुल मुसन्निफीन भी कायम किया। अब आपने इसकी डेट ऑफ बर्थ याद करनी है और ये वाला सारा रीड आउट कर लेना है कि अगर एमसीक्यूज में घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो आप ये कर सकें। जो चीज आपको करने की है वो ये है कि इसका नाम याद करना है, ये याद करना है कि इनकी तसानीफ कौन कौन सी हैं और इनका स्टाइल कैसा है। इनका क्या कहते हैं स्टाइल जो है, ज्यादा इन्होंने नसर लिखी है, बड़े नसर निगारों में है। तो शिबली की बहुत सारी तसानीफ हैं। सबसे मशहूर है शेरुल अजम, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी 5 जिल्दें हैं। अल फारूक, अल मामून, सीरतुन नमान, गजाली, मौलाना रूम और सफरनामाए रूम शान। अब इसका मैंने एक पेज जो 9th में शामिल है, एक पेज इसमें रख दिया है। मैं सिर्फ 2 लाइनें पढ़ूंगी ताकि आपको इसका स्टाइल समझ आ जाए कि दावत हक के जवाब में हर तरफ से तलवारों की झनकारें सुनाई दे रही थी। हाफिज आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया, लेकिन खुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उन सितमगारों का हकीकी हदफ था, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था। आप देख लें कि तहरीरो बयान इनका शुस्ता है, तराकीब का इस्तेमाल है, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अब आपका जो मैंने कल सर्च किए लेक्चरार के पेपर, तो वहां तक हमारा क्या काम होता है कि हम बच्चों को सबक पढ़ा देते हैं। मैं फुल बुक भी सेंड कर दूंगी और हम इंट्रोडक्शन नहीं देखते। तो आपने इस इंट्रोडक्शन को 3 से 4 दफा पढ़ना है। तारीख पैदाइश, तारीख वफात और तसनीफ आपको पता हो और इनका अंदाज पता हो, बाकी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। दूसरा सबक है आपका मिर्जा गालिब के आदातो खसाइल, वो लिखा है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने। मौलाना जो थे वो 1837 में पैदा हुए थे और 1914 में उनकी डेथ हुई थी। कहाँ पैदा हुए थे? पानीपत में। और एक बादशाह गुजरा है मुगलों में, गयासुद्दीन बबलन, उसके जमाने में ये हिंदुस्तान आए थे। 9 बरस के मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली थे, तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। अब भाइयों ने परवरिश की। दिल्ली क्या कहते हैं, गालिब और शफीता की सोबत से जब तक वो वहां रहेगी दिल्ली रहे। जब उन दोनों की डेथ होगी, उनकी वफात आ गई, तो लाहौर आ गए और पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत कर ली। जब उन्होंने मुलाजमत की तो फिर उन्होंने अंग्रेजी अदबियात और लिटरेचर को बहुत ज्यादा पढ़ा, जदीद तर्ज की नज़में लिखी और क्या कहते हैं उर्दू शायरी की इस्लाह का बेड़ा उठाया। अब इस्लाह का बेड़ा उठाए से जो दबिस्तान आप पढ़ चुके हैं उसको नोट डाउन कर लें कि वो लखनऊ वाली तर्ज भी थी, तो उन्होंने उसमें से गलतियां और उसकी इस्लाह का बेड़ा उठाया। सरकार हैदराबाद ने इनका वजीफा 100 रुपया मुकर्रर किया था। तो जब वजीफा इनका लग गया तो इन्होंने मुलाजमत छोड़ दी, किसकी? लाहौर बुक डिपो की, और बाकी उम्र लिखने लिखाने में लगा दी। सबसे ज्यादा खूबी इनकी है कि ये फौरन मुद्दा पे आ जाते हैं, मुद्दा निगारी करते हैं, अपने मज़ामीन को बहुत वजाहत से पेश करते हैं, दिलकश, सादा और संजीदा अंदाज होता है। अच्छा, वो मजमून निगार हैं और नकाद हैं और इन्होंने नज़में लिखी हैं। अब इनकी मशहूर किताबें क्या हैं? हयात जवेद, यादगार गालब, हयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी, मदो जजर इस्लाम। मुसद्दस हाली जो है इसको ही मदो जजर इस्लाम के नाम भी कहा जाता है। मुसद्दस एक ऐसी क्या कहते हैं गजल या नज़म का हिस्सा कह सकते हैं जिसके 6 बंद होते हैं, 6 शेर होते हैं, 6 मिसरे और 6 शेर होते हैं। अब इनका जो सबक था मिर्जा गालिब के अदातो खसाइल,
तो इसका देखें स्टाइल, आप देख लें कि मिर्जा गालिब के इखलाक नहायत वसी थे, इन्हें हैवान नातिक कहा जाता था, दोस्तों से देखकर बहुत मिलजुल कर खुश होते थे, पूरे हिंदुस्तान में इनके दोस्त थे, जिसका भी खत आता उसको जवाब देते थे। आप इससे अंदाजा लगा दें कि उनकी, मिर्जा की पूरी शख्सियत मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने हमारी नजरों के सामने खींच दी है। तीसरा सबक है आपका काहिली, जो लिखा था सर सैयद अहमद खान ने 1817 में। इससे फेड अप नहीं होना, सिर्फ 5 मैंने शामिल किए हैं, 5 अगले में करूंगी और इनमें से क्वेश्चन भी दूंगी, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ का और बुक्स का। तो क्या है, इनके अबाउदाद आए थे यहाँ पे। सर सैयद जो थे, इनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने मुनाफिकत की, ये की, और कुछ लोग ये कहते हैं कि एक सच्चे मुसलमान थे, कौम का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया, रिसाला असारुल सनानीद लिखा, तहजीबुल इखलाक लिखा, अलीगढ़ बनाया, साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, और मुरादाबाद में इदारे कायम किए, गाजीपुर में इदारा कायम किया, कॉलेज बनाया। और क्या कहते हैं, सर सैयद ने कहते हैं कि हमारे कौम पर इतने एहसानात किए हैं कि उन्होंने हमारी जबान को, ये मौलवी अब्दुल हक का कहना है कि मन जुमला बेशुमार एहसानात के जो सर सैयद ने हमारी कौम पर किए, इनका बहुत बड़ा एहसान उर्दू जुबान पर है कि उन्होंने जबान को पस्ती से निकाला और अंदाजे बयान में सादगी के साथ वुसअत पैदा की, संजीदा मज़ामीन का डोल डाला, संजीदगी से बात करते थे, जदीद उलूम के तर्जमे कराए, बेलाग तनकीद, रोशन ख्याली से उर्दू अदब में इनकलाब पैदा किया। अच्छा, सर सैयद अहमद खान का बेटा जो था वो शराबी कबाबी था, तो सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। इसके अलावा उनके बारे में और बहुत सी बातें भी मशहूर हैं। 30 किताबें लिखी हैं बड़ी छोटी, तकरीरें लिखी हैं, खतूत लिखे हैं, मज़ामीन लिखे हैं, असारुल सनानीद, रिसाला असबाब बगावत हिंद, तबय्यन कलाम, खुतबात अहमदिया और तफसीरुल कुरान शामिल है। रिसाला असबाब बगावत हिंद एक ऐसा रिसाला था जिसने सर सैयद अहमद खान की शख्सियत को मुतनाज़िर बना दिया। उन्होंने अंग्रेजों को यह बताने के लिए कि मुसलमानों ने बगावत क्यों की, ये रिसाला लिखा था, और उसमें बकौल सर सैयद के उन्होंने गलत फहमियां दूर करने की कोशिश की थी, और कुछ लोग इस रिसाले पे तनकीद करते हैं। अब इनका मजमून है काहिली, तो इसमें इससे आपको इनके पैटर्न का अंदाजा हो जाएगा कि ये एक ऐसा लफ्ज है जिसके मानी समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हाथ पांव से मेहनत ना करना, काम काज मेहनत मजदूरी में चुस्ती ना करना, उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहिली है। लेकिन सबसे बड़ी काहिली क्या है कि दिली कव्वा को, यानी दिल की ताकत को बेकार छोड़ देना। पढ़ाने को मैं पूरा लेसन पढ़ा सकती हूँ, लेकिन माशाल्लाह से आप सब लोग MA MPhil हैं, तो बस पहला पहला भेज दिया, बुक भी सेंड कर दूंगी। 5 आज करवाऊंगी, 5 कल, फिर अगले सेशन पे इनकी गजलियात और नज़में भी करवा दूंगी। उससे अगले सेशन पे 10th करेंगे। फिर मैं एक दफा फिर रिपीट करती हूँ कि जब आपने पेपर की तैयारी करनी है तो आपने 9th 10th से शुरू करना है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। और आपको मैथ के जो MCQs मैंने सेंड किए थे वो 4 से लेके FA लेवल तक तमाम अहम MCQs थे। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट के भी ऐसा ऐसा सेंड कर दिए जाएंगे। हाँ जी, शायरों के लतीफे मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखे हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, जब मैं साथ साथ बताती रही हूँ कि इनकी राय जो होती है उसको मुस्तनिद समझा जाता है। 1830 में पैदा हुए और 1910 में इनकी वफात हुई। मारूफ आलिम दीन मौलवी मोहम्मद बाकर के बेटे थे। दिल्ली में पैदा हुए। जंग आज़ादी के बाद उनके वालिद जो थे वो अंग्रेजों के हाथ मारे गए। तब ये लखनऊ हैदराबाद गए और वहां पहुंचकर ये क्या कहते हैं, महकमा तालीम में 1500 रुपए पर, क्या कहते हैं, पहले ये लखनऊ और हैदराबाद गए, फिर वहां से लाहौर पहुंचकर 1500 पे मुलाजिम हो गए महकमा तालीम में। क्योंकि तालीम में आ गए तो उनका क्या कहते हैं लिंक तालीम से हो गया, और उन्होंने बहुत ज्यादा दरसी किताबें लिखी। अंजुमन पंजाब जो लाहौर में कायम थी उसमें लेक्चरर और सेक्रेटरी रहे, अरबी और फारसी के प्रोफेसर है। और 1888 में इनको जुनून हुआ, इनको दीवानगी हो गई, जिसके बाद मरते दम तक ये उसी मर्ज में रहे। अच्छा, ये वाहिद साहिब तर्ज हैं जो अपना जिस असलूब में लिखते हैं वो अनोखा है, यानी नया इजाद किया है और उसी पे खत्म हो गया है वो।
यानी एक तर्ज तहरीर के ये इजाद करने वाले हैं और उसी का खात्मा करने वाले भी हैं। इनका जो अंदाजे बयां है वो तमसीली है, यानी अपने अहद के जो उनके अदीब थे उनसे इनको मुनफरिद बनाता है। इस वजह से इनका जो अंदाजे बयां है उसमें तखयल जो है हमारा काम करता है, पैकर शराजी करते हैं, शरीयत नजर आती है और मुबालगा आ रही है, यानी वाकयात को खींच के ये कहीं के कहीं ले जाते हैं, नफ्सियाती हकीकत आई है और इसलिए इनकी राय बाज़ौकात सही जो है नहीं समझी जाती और बाज़ौकात इनकी राय को बहुत आला पाई की समझा जाता है। तसनीफ आबे हयात है, दरबारे अकबरी है, नैरंगे ख्याल है, कसस हिंद है, सुखनदान फारस है और ज़ौक़ के ये क्या कहते हैं शागिर्द थे। मौज़ूआती नज़में लिखी हैं जो इनकी बुक में शामिल है। अब इनका पैटर्न देख लें, शायरों के लतीफे में से एक शेर है जिसके बारे में मुझसे क्वेश्चन भी किया गया था कि एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्जा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार खींचा। दोनों किसके मुरीद थे? ख्वाजा बासत के। और उन्हीं के पास गए, अर्ज किया कि जनाब मीर के कलाम यानी मीर का कलाम ऐसा है या उसका है? तो ख्वाजा बासत ने कहा कि दोनों साहिबे कमाल है, मगर फर्क इतना है कि मीर का कलाम आह है और मिर्जा साहब का कलाम वाह है। मिसाल में मीर साहब का शेर पढ़ा कि सुरहाने मीर के आस्ता बोलो, अभी टिक रोते रोते सो गया है। फिर मिर्जा का शेर पढ़ा कि सौदा के जो बालीम पे हुआ शोरे क़यामत, खुदाम अदब बोले अभी आंख लगी है। इनमें से जो शख्स मिर्जा के तलबगार थे, मिर्जा सौदा के, वो मीर साहब के पास आए और मुस्कुराए तो कहा शेर तो मीर का ही है, लेकिन दाद खाई इनकी फितरत मालूम होती है। जी, डिप्टी नजीर अहमद। डिप्टी नजीर अहमद वो हैं जिन्होंने मिरातुल अरूस लिखा। इनको उर्दू के अनासर क्या कहते हैं अरकान खमसा में शामिल किया जाता है। अरकान खमसा 5 रुकन जिन पे उर्दू की इमारत शामिल है। जिला बंजौर में पैदा हुए। वालिद का नाम सादत अली था। इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल की, फिर दिल्ली आ गए, मौलवी अब्दुल हक से सीखा और क्या कहते हैं इन्होंने बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी। अब इनके नावलों पे आते हैं। इन्होंने मिरातुल अरूस किस लिए लिखा? अपनी बेटी के लिए। क्या चाहते थे कि बेटियों की इसलाह करें। तो असगरी और अकबरी की कहानी आपने पढ़ी होगी, वो मिरातुल अरूस में से है। तो इनका वो नावल क्या है, इस्लाही नावल ज्यादा हैं और इनका असलूब जो है बिन्नातुल नश, तौबातुन निसो, फसाना मुब्तला और इब्नुल वक्त ज्यादा मशहूर है। इब्नुल वक्त कुछ लोग कहते हैं कि सर सैयद पे लिखा गया है कि उन्होंने अंग्रेज को पनाह दी थी, तो इब्नुल वक्त उनके बारे में है। तौबातुन नसू एक अमीर आदमी था। वो ख्वाब देखता है, ख्वाब में वो देखता है कि क़यामत का मंजर है और वो क्या कहते हैं उसका यौम हिसाब है। तो वो उस ख्वाब को देख के तौबा कर लेता है, तो उसके बच्चे जो होते हैं उनको भी अपनी राह पे चलाने की कोशिश करता है। तो क्या कहते हैं कि उसके बाकी बच्चे जो हैं वो सुधर जाते हैं। सलीम उसका छोटा बेटा होता है जो उसकी बातों से मुतासर होकर पहले ही सीधे रास्ते पे होता है और कलीम उसकी बात नहीं मानता। तो जिसका नतीजा ये होता है कि वो जनाब बुराई के रास्ते पे गामजन हो जाता है और ये ड्रामाई सूरते हाल में किया जाता है। जी, क्वेश्चन एक आया है तशबीह और अस्तारा। देखें, आज 2 टॉपिक मैंने रिपीट कर दिए। अगर मैं एक और टॉपिक रिपीट करूंगी तो सबक लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तशबीह और इस्तारा कल मैं मशहूर शेरों के साथ बताऊंगी। तलमीम में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मुझे करें, बल्कि मैं अभी इसका एंड करती हूँ और अब आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करती हूँ। जी, अब जनाब इस वक्त मेरे पास 22 पार्टिसिपेंट है। किसी ने कुछ भी पूछना है बगैर झिझके, बगैर डरे, वो मुझसे पूछ सकता है। तलमी के बारे में, मस्तर के बारे में, इकबाल के बारे में जितना हमने पढ़ा और अभी जो आपने रमूज़ो काफ किए। देखें, जो आपके क्वेश्चन जो होंगे, डेट्स जो हैं वो आपकी लक पे है कि आपको याद रहती हैं या नहीं रहती। वो आपकी आएंगी तकरीबन 3, 4 या हद 5 MCQs। डेथ के बारे में आ जाता है कि परवीन शाकर की डेथ कैसे हुई, किस किस शायर ने खुदकुशी कैसे की।
तो वो मैं साथ साथ आपको देती रहती हूँ। इकबाल पे और गालिब पे बुक्स आती हैं कि उन पे कौन कौन सी बुक्स लिखी गई, तो वो कम से कम 50 बुक्स की लिस्ट है जो आपको खुद याद करनी है। बाकी रहेगी तशबीह और इस्तारा, इंशाल्लाह कल वो मैं करवा दूंगी, वो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। मस्दर जो है उसके बारे में अभी कोई भी आप फिक्रा पूछें तो मैं आपको बताने को तैयार हूँ। अभी तक मुझे जी किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर सकता है। जी मैं एक एक करके पूछती हूँ, फिर मुझे बताइएगा। मुझे बताएं कि आपको मस्दर की अच्छे तरीके से समझ आई है या नहीं आई, या कुछ पूछना है, क्योंकि वैसे तो कोई बोलेगा नहीं। मिस बुशरा आप हैं यहाँ? चले लैला नवाज आप बता दें। मस्दर के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है मुझसे अभी। जी सर आप ही बोलें सर। जी मिस बुशरा बोलें, सुन रही हूँ मैं। आपका माइक ऑन हुआ है। बोलें क्या? क्लियर हो गया मैम सारा, नहीं है कोई क्वेश्चन। ठीक है जी सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर ताला मौसम। जी मैम मैंने क्वेश्चन नहीं किया। चलें ठीक है, समझ आ गई है। जी मैम ठीक है, अच्छा पढ़ाया आपने। जी तलमी जो है, तलमी आपको नेट पे आपको बुक्स में से खुद ढूंढनी होगी। जैसे क्या कहते हैं, मैंने आज 3-4 बताई हैं आपको, तो तलमीहात इतनी ज्यादा हैं। जैसे ज़रबुल मिसाल की मैंने दी थी, वो आपके नॉलेज पे है कि हारूत मारूत का किस्सा, दीवार चाटना, समत इंतजार, ये कंसेप्ट में दे सकती हूँ। अभी हमारे पास 8 मिनट हैं। अगर अच्छा टेस्ट में आपको बता दूं 125 पेज तक कारवान का हो चुका था, तो अब हम टेस्ट लेके जाएंगे आई थिंक 130 तक काफी है। शायरों के हालात जिंदगी, आज मैंने इकबाल के बारे में जो मेन बातें हैं उस पर मैंने लगा के बता दिया है कि इकबाल में 3 नुक्ते हैं तो 3 शादियां हैं, इकबालियात में 4 नुक्ते हैं तो 4 बच्चे। मैं रिपीट कर रही हूँ। तो 4 बच्चों में से 2 बेटियां हैं उनकी, मुनीजा जो उनकी लाडली बेटी थी, और मिराज बेगम। बेटे 2 हैं। पहली बेगम से जो थे, उनका पहला बेटा जो था आफ्ताब, इकबाल उनके बारे में ज्यादा जाना नहीं जाता, और दूसरे बेटे जो थे जवेद इकबाल, वो बैरिस्टर थे। आई थिंक रिसेंटली उनकी शायद डेथ हुई है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। बीवियां 3 थी, मैंने पहले ही बताई है कि करीम बीबी थी। करीम बीबी जो थी वो उठ के मेके चली गई थी, तो इकबाल ने दूसरी शादी की थी। उसके बाद पहली बीवी भी आ गई थी और उन्होंने तीसरी शादी भी कर ली थी। इसके अलावा एक महबूबा भी इकबाल की बताई जाती है, जिनका नाम है अतिया फैजी। कुछ लोग कहते हैं कि इकबाल उनसे मुतासिर थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बाकायदा उनका तल्लक था। अब इकबाल की जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैंने बता दी है कि इकबाल और इकबालियात में नुक्ते याद कर लें। इकबाल में 3, इकबालियात में 4 हैं, तो 7 नुक्ते, तो 1877 उनकी क्या कहते हैं इसमें आपसे वो दवाई दी वो आज की जो पिक था उसमें एक लाइन लास्ट वाली शायद आपने गौर की हो कि उन्होंने मौलाना रूमी के साथ आसमानों की सैर की। अब जिन लोगों ने देखें आपके एमए के सिलेबस में है, ये वाकई कहते हैं कि बहुत अल्लाह के पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। जिन लोगों ने एमए उर्दू की है उन्होंने इकबाल का खुसूसी मुतालिया और गालिब की बुक्स के नाम आ सकते हैं, आपको ग्रामर आएगी। आपने ये करना है, जो एमसीक्यूज आप 9th के कर चुके हैं, 10th के आप करने हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के करने हैं। लिंक में साथ साथ सेंड करती रहूंगी। क्या कहते हैं, हमारी क्या सेशन खत्म भी हो जाता है
उसके बाद भी मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करती रहूंगी। अब कुछ लोग जो हैं वो जैसे जिस पार्टिसिपेंट ने मस्दर के बारे में आज पूछा है कल, और वो बकायदा उन्होंने 2 से 3 दफा पूछा है। तो जो चीज समझ ना आए उसके बारे में आपने पूछते रहना है। देखें, इंसान इस कायनात की सबसे हैरत अंगेज चीज है। थोड़ा सा आज मैं लेक्चर से हट के बोल रही हूँ। दुनिया में सबसे फास्ट चलता है जो सुपर कंप्यूटर है, वो फैक्ट्रियों का इंतजाम चला सकता है। साइकोलॉजिकली इंसान का माइंड जो है वो उस सुपर कंप्यूटर से ज्यादा थी। मैंने पेडागोजी पढ़ी भी है, मैंने नफ्सियात पढ़ी हुई है, तो इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आपके माइंड की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आप बहुत कुछ उसमें स्टोर कर सकते हो, किसी भी डिवाइस से ज्यादा। अब स्टोर कैसे करना है? आप जो चीज भी क्या कहते हैं तैयार करो, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से लो, उसके बाद उसको एक तरतीब से देखें। कपड़ों की अलमारी में अगर आप कपड़े ठोंसते जाएं तो वक्त पे ना आपको मोजा मिलेगा, ना जूता मिलेगा, ना शलवार मिलेगी। कोई चीज कहीं होगी, कोई चीज कहीं होगी। तो आपने अपनी मेमोरी को हम सब माशाल्लाह इसमें अक्सर है, उर्दू ले लें, इंग्लिश ले लें, इस्लामियात ले लें, कोई भी सब्जेक्ट ले लें, तो आपने अपनी मेमोरी को साफ करना है। उसमें से जो गलत चीजें हैं, गलत इन्फो है, वो निकालते जाना है। उसके बाद क्या है, अपनी जो हासिल करदा मालूमात हैं उनको उस अंदाज से स्टोर करना है जिस अंदाज से आपका माइंड उसको कबूल करे। देखें, कंप्यूटर में या किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में वो चीज लगा दें जो उसके सिग्नल से अटैच ना हो, या उसके अंदर जो प्रोग्राम हो उससे अटैच ना हो, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने पहले लेक्चर में जो सबसे पहला था उसमें भी मैं था। आज का आप बेमहनी कहानियां बना दें, आप रिदम बना लें, आप नज़म बना लें। ये पेडागोजिकल रिसर्च का जो जदीद ममालिक हैं उनका असूल है। आप तरन्नम में बना लें, आप रिदम में बना लें, आप रट्टे में पढ़ लें, उसको समझें, उसके बाद उसको उस शक्ल में ढाल के अपने ज़हन में सेव करें। तो वो दबाएगा तो वो हिंट या वो इशारा या लाल बत्ती जो अपने दिमाग को आपने माइंड में डाली होगी, वो आपको बता देगी कि ये चीज वो है। चाहे आपको एग्जैक्ट डेट ना पता हो, लेकिन जो एमसीक्यूज हैं वो आपको वहां तक ले जाएंगे। मेरा बचपन में प्रॉब्लम था कि मुझे एक बार की डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती। तो जब मैंने एक आसान छोटा सा रट्टा बना लिया तो मुझे फौरन पता चल जाता है कि ये डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ऐसी है। जो सबसे क्या कहते हैं कि इकबाल का ही शेर है शायद, कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों भटक रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। आप लोगों को कल भी मैंने कहा था कि 19 डेज रह गए हैं, आज का दिन गुजार के बाकी रह गए हैं 18 डेज। जो चीज आप पूछेंगे सिलेबस हम कवर करवा चुके हैं। हर बंदे ने अपनी मुकम्मल कोशिश की है और इतनी बुक्स सेंड कर चुके हैं। अगर उनको पढ़ लें तो आपका क्या कहते हैं पेपर कैसे पास नहीं होगा। कोई 14 स्केल पे है, कोई 15 पे है, 16 पे है। पहली बात अपनी तालीम को बढ़ाएं। दूसरी बात ये कि अगर आपने अप्लाई करना है तो तैयारी करें, मेहनत करें और करें। और एक और बात आपको क्लियर कर दूं, जो ये एफबी पे और व्हाट्सएप पे ये आ रहा है कि सीटें नहीं आएंगी, ये मुमकिन ही नहीं है। इमरान खान की हुकूमत आई है, सीटें नहीं आई। 2-3 साल गुजर गए हैं, अब दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं। इस साल की सीटें अगले साल में नहीं जाएंगी। जिन लोगों के अपने एओ से थोड़ा बहुत क्या कहते हैं बातचीत होती रहती है, वो उनसे पूछ लें कि वर्किंग स्टार्ट है उनपे। चाहे वो अगले मंथ में दे दें, दिसंबर में दे दें, तो आपके पास अभी से टाइम है। अभी से अपना टाइम डिवाइड करें और अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। और बराए मेहरबानी, कल की कन्वर्सेशन का थोड़ा सा असर हुआ है कि आज मुझे 21 पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि इन सेशन को मत छोड़ें। देखें, मैंने पहले सेशन में कहा था कि जो इल्म है वो मोमिन की गुमशुदा मिरास है। मुझे कोई इस तरह लेक्चर दे, देखें मैं कोशिश करती हूँ कि तमाम टीचर्स के लेक्चर सुनूं ताकि कोई बात तो मेरे माइंड में रह जाए। सर अताउल्लाह मोहसिन सर मेरी ट्रेनिंग ले चुके हैं, 1-2 लोग और भी मुझे पता चला है जो मेरे बैच से हैं ले चुके हैं। तो
इनको मैंने जो लिसानी इस्तेदादें सिखाई थी, तो उनमें से पहली इस्तेदाद के बारे में बताया था कि सुनना। आजकल स्कूलों में प्रॉब्लम बना हुआ है कि बच्चों को साइंस और मैथ नहीं आ रही, तो उसका पहला रूल ये है कि उनको सुनना सिखाएं, उनको आसान करके सिखाएं। जब आप सुनेंगे तो आपको याद होगा। हम क्या करते हैं, हम कर जाते हैं लापरवाही, उसकी वजह से क्या कहते हैं कि वो सारा जो याद किया होता है वो हो जाता है हमारे माइंड से रिमूव। पीडीएफ पढ़ने से कभी भी आपको कुछ नहीं आएगा। अगर इस तरह आता होता तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी मिसालों से, लेक्चर से बयान ना करते। हम लोग तो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना फरीज़ा सही तरीके से अदा करें। अब आप लोगों का फर्ज ये बनता है कि आप लोग अच्छे तरीके से सुने और तैयार करें। देखें, अगर आपने अप्लाई करना है तो सीरियस होके दिन रात एक कर दें और करके दिखा दें। जो पॉसिबल लफ्ज है ना, इम्पॉसिबल, वो ही कहता है कि आई एम पॉसिबल। बस मैम किरण वेट कर रही हैं, तो मेरे ख्याल में मैं बस करूँ। सीटें वैसे भी ज्यादा हूँ तो अच्छी नहीं लगती। जी मैम किरण। ओके मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वालेकुम सबसे अस्सलाम। पहले तो थैंक यू सो मच। आज काफी सारे पार्टिसिपेंट्स नजर आए हैं, मतलब बातों का कुछ ना कुछ असर तो हुआ है। और मैम नगीना बहुत अच्छी बातें करती हैं और बड़ी सबक आमूज बातें करती हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा दैट अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आपको फल मिलेगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे कॉमन एरर्स की, जो सबके लिए ही है। और इसके अलावा मैं टेस्ट की अगर बात करूं और रिवीजन टेस्ट पे अगर हम लोग चल रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसके बारे में भी बता देती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जी। स्क्रीन शेयर होगी आई थिंक। जी अरे मैम ये हो तो गई है। टेस्ट 1 सेकेंड। बैठी हुई आपका टेस्ट बना रही थी और वही खुल गया ना सबसे पहले। चलें जी, अब हम लोग ना पहले बात कर लेते हैं टेस्ट की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब कुछ तो पढ़ चुके हैं। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो है एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा भी इस हवाले से है कि अगर कभी कोई मुबहम बात कुछ ऐसा आ जाता है सेंटेंसेस वगैरह में, तो आप लोग उसे क्लियर समझ सकें। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं हमारे टेस्ट की। और जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा, अच्छा पिछला जो टेस्ट लिया था ना वो मैंने लिया था टफ इस हवाले से लिया था कि मैं देखना चाह रही थी ना किसको कितना एबिलिटी है और कौन जो है वो टफ टेस्ट जो है उसको भी क्लियर कर सकता है। और काफी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। और बल्कि ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर आप लोग अपनी नॉलेज को ऐसे इनहेंस करते रहेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। तो हम लोगों ने जी जो एक्सरसाइजेस की थी उसमें हमने की थी एक्सरसाइज नंबर 10 तक। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 10 तक हमने की थी सेंटेंस कंप्लीशन। कल का जो आपका टेस्ट होगा आपने देखें गो थ्रू लाजमी करना है। ये वही सब एक्सरसाइजेज हैं जो 9th में 10th में रिपीट हो रही हैं बार बार। ठीक है, तो ये वही सारी एक्सरसाइजेज हैं और ये बहुत ज्यादा आपको फायदा देंगी नेक्स्ट इन फ्यूचर। एक्सरसाइज नंबर 11 से लेके ये एक्सरसाइज नंबर 16 तक ये तो बहुत इजी है ना। अब आप देखें इंग्लिश प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल यहाँ पे दिया गया है सेट के हिसाब से। पहले एक्सरसाइजेज थी, अब सेट बने हुए हैं। ठीक है, तो हम पिछली जो 6 एक्सरसाइजेज हैं वो भी करेंगे और साथ में हम लोग जो सेट नंबर 1 है सेट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और सेट नंबर 11 तक इसको भी कंप्लीट करेंगे। यानी 6 एक्सरसाइजेज वो और सेट नंबर 11 तक ये ऑलमोस्ट हो गए टोटल 17 एक्सरसाइजेज। आगे आई हुई है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी सिनोनियम्स को ही बोलते हैं, आप सब जानते हैं ग्लॉसरी के अंदर सिनोनियम्स ही मौजूद होते हैं। तो आज मेरा वैसे तो इरादा था एक और पीडीएफ मेरे पास है सिनोनियम्स वाला, वो भी करवाने का,
तो आप लोगों को वो करवा देती हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ना बार बार जो पेपर्स के अंदर रिपीट हुए हुए हैं ना वो बनाए हुए हैं, और उसका मैंने एक स्कैन्ड वर्जन जो है ना आप लोगों को दिया था, वो मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। तो कल जो हमारा टेस्ट होगा, कल हमारा टेस्ट होगा फर्स्ट जो 6 एक्सरसाइजेस हमारी बची हुई हैं फ्रॉम 11 to 16 उनका, और सेट नंबर 1 से लेके और सेट नंबर 11 तक होगा, क्योंकि उसके बाद ग्लॉसरी स्टार्ट हो जाएगी और हम एक दिन इंशाल्लाह ताला इस ग्लॉसरी पे लगाएंगे और इसके साथ ही नेक्स्ट जो सेट है हमारे हम उन पे लगाएंगे। ठीक है, अब एक सेकेंड जस्ट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जी, आप लोगों के सामने ये सिनोनियम्स और एंटोनियम्स का एक स्कैन्ड पीडीएफ आया हुआ है। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है ये बनाया गया है सारे के सारे प्रीवियस पास्ट पेपर्स के सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को अगेन अगेन रिपीट करके। अच्छा, आप लोगों ने ये मुझसे क्वेश्चन शायद किसी ने किया नहीं, बट मैं इसका आंसर दे दूं कि मैं स्टार्ट डे से ही, डे फर्स्ट से ही सिनोनियम्स भी करवा रही हूँ और एंटोनियम्स भी करवा रही हूँ। मैं जस्ट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि 4 नंबर के सिनोनियम्स जो है ना और एंटोनियम्स वो लाजमी आते हैं, उसमें 2 नंबर के सिनोनियम्स भी हो सकते हैं और 2 नंबर के एंटोनियम्स भी हो सकते हैं। तो ये कंफर्म बात है कि सिनोनियम्स और एंटोनियम्स तो आते ही हैं, और ये नहीं कि जस्ट ईएससी के टेस्ट में आते हैं, वो एसईएससी के और एसएससी के टेस्ट में भी लाजमी आते हैं डिफरेंट मार्क्स के। ठीक है, तो हमें सिनोनियम्स और एंटोनियम्स तो लाजमी करने ही होंगे। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको जरा जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे कितना मतलब कितना आला तरीके से इसमें सिनोनियम भी बताया गया है और उसी वर्ड का एंटोनियम भी बताया गया है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से रिमेम्बर हो जाए, और साथ ही साथ उसका उर्दू में मतलब भी बताया गया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट है कि उसका उर्दू में मतलब भी बताया गया है। जहाँ पे देखें, अब फर्स्ट वन अगर हम देखें, ठीक है, कैटास्ट्रोफिज्म, ठीक है, ये एक बड़े पैमाने पे कैटास्ट्रॉफी जिसे बोलते हैं ना, ये वो तबाही होती है, लेकिन उसका नया नाम जो है कैटास्ट्रोफिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एंटोनियम क्या होगा? ब्लेसिंग। मतलब एक तरफ तबाही है तो दूसरी तरफ क्या है जी? आबादी है, तो उसका क्या होगा? ब्लेसिंग, यानी बड़े पैमाने पर तबाही। इसी तरह यहाँ पे है कमेंस। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना, तो सिनोनियम होगा बिगिन, स्टार्ट, ठीक है, गेट, उसके अलावा गोइंग, मतलब स्टार्ट हो रहा है ये। और एंटोनियम इसका क्या होगा? जाहिर है शुरुआत है तो उसका एंटोनियम क्या होगा? एंडिंग, कंक्लूजन होगा। ठीक है ना, डिसकंटिन्यू होगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही कमाल के सिनोनियम और एंटोनियम यहाँ पे दिए गए हैं। टोटल जो है वो भी मैं आपको एक सेकंड दिखा देती हूँ। हमारे पास ये जो टोटल सिनोनियम्स और एंटोनियम्स हैं ये है हमारे पास जी 200। ये देखें लास्ट वाला ना, ये हमारे पास 200 है, और हम 50-50 करके इंशाल्लाह ताला इनको भी 4 हमारे जो लेक्चर्स हैं ना उनमें खत्म कर देंगे। इससे ये होगा कि आपके पास अगर आप लोगों ने प्रीवियस टेस्ट दिए हैं, बहुत ज्यादा तवज्जो से पढ़े हैं और कोशिश की है कि आपने कोई भी लेक्चर नहीं छोड़ा, कोई भी सिनोनियम एंटोनियम नहीं छोड़े, तो आई थिंक आप लोग जो आपके पेपर्स में आएंगे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स उनको आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टेस्ट होगा कल इन इस बुक का, वो होगा सिनोनियम और एंटोनियम नंबर 1 से लेके और 50 तक। ठीक है, 1 से लेके और 50 तक। देखिए यहाँ पे 50 हो रहे हैं मेलाइस में। ठीक है, मेलाइस हसद को बोलते हैं, बुग्स को, अदावत को, किसी से दुश्मनी। ठीक है, दिल में बुरा मानना। इसका सिनोनियम हेट्रेड भी हो सकता है, बिटरनेस हो सकता है, स्पाइट, ठीक है, हो सकता है। और इसका एंटोनियम होगा गुडविल होगा या बेनिवोलेंस होगा। ठीक है ना, किसी के साथ अच्छाई से पेश आना। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट होगा मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये मैं ईएससी के लिए रिपीट कर रही हूँ। जो सब कैंडिडेट्स का टेस्ट होगा एक ही टेस्ट होगा, और उसमें क्या आएंगी जी? 6 एक्सरसाइज आएंगी सेंटेंस कंप्लीशन की, और उसके बाद जो सेट है वो मैंने 11 दिए हैं क्योंकि उसके बाद ग्लॉसरी स्टार्ट हो रही है। और मैंने यहाँ से दिया है जी सिनोनियम्स और एंटोनियम्स इकट्ठे ही, सिनोनियम भी है और एंटोनियम भी है, ये 50 दिए हैं मैंने। ठीक है, 4 लेक्चर्स में हम इनको क्या करेंगे जी? कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आज के लेक्चर की, जो चीज मैं आपको पढ़ाना चाहती थी, तो अब हम लोग उसे पढ़ लेते हैं जरा। कॉमन एरर्स की बात हो रही थी। ठीक है, कॉमन एरर्स में मैंने आप लोगों को जो कॉमन एरर बताए थे वो बताए थे किसके जी? यूजेस ऑफ नाउन के, कि नाउन में कौन कौन से कॉमन एरर्स होते हैं और साथ में प्रोनाउन में कौन कौन से कॉमन एरर्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी एडजेक्टिव्स की। आज हम लोगों ने बात करनी है एडजेक्टिव्स की, कि एडजेक्टिव्स में कौन कौन से कॉमन एरर्स आते हैं और हमने उनको किस तरीके से ठीक करना है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे फर्स्ट एक सेंटेंस है, वो है जी इट इज बेस्ट हाउस।
लेकिन आप देखें, गौर से मेरी बात सुने, अगर आप बेस्ट को हाउस को बेस्ट बना के स्पेसिफाई कर रहे हैं तो आप उसके साथ दा लगाएंगे, लाजमी दा लगाएंगे। दा जो है वो स्पेसिफिकेशन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इट इज द बेस्ट हाउस, इट इज द बेस्ट हाउस। अब यहाँ पे देखें, माई फादर गेव मी अ होल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसके कॉमन एरर को ठीक करने के लिए क्या लगाएंगे, माई फादर गेव मी अ पेन होल्डर, क्योंकि जो होल्डर है वो क्या होता है जी, पेन होता है, पेन होल्डर होता है, ठीक है। उसको हमने करेक्ट करना है कि कौन सा होल्डर दिया, वरना होल्डर का और भी एक मैनी आ जाता है। थर्ड वन इज माई ब्रदर लिव्स इन बोर्डिंग। अब देखें, माई ब्रदर लिव्स इन बोर्डिंग, अब बोर्डिंग क्या होता है, बोर्डिंग हाउस होता है, ठीक है। और यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल होता है, बोर्डिंग हाउस होता है या बोर्डिंग स्कूल होता है, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कहूंगी कि माई ब्रदर लिव्स इन बोर्डिंग स्कूल या फिर बोर्डिंग हाउस। फोर्थ वन इज ही इज जूनियर देन यू, ठीक है। अब यहाँ पे देन की जगह पे, क्योंकि कंपैरिजन जो है वो किस में हो रहा है जी, वो हो रहा है ही के अंदर, जो कि खुद एक प्रोनाउन है, और जो यू है उसके अंदर एक प्रोनाउन के अंदर ही कंपैरिजन हो रहा है। दोनों प्रोनाउंस में कंपैरिजन जब हो तो हम देन नहीं लगाते, हम टू लगाते हैं, हम टू को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज जूनियर टू यू। अब उसके बाद कहते हैं ही इज सीनियर देन मी, तो सिंपली अब मैंने अभी बताया, तो यहाँ पे क्या होगा जी, ही इज सीनियर टू मी, ठीक है। अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। सिक्स वन इज ही बॉट ब्लॉटिंग, ठीक है। ही बॉट अ ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर का मतलब होता है एक ऐसा पेपर जिसके अंदर लाइंस जो है ना वो कंप्लीटली कंप्लीट मतलब एक सरफेस वे के अंदर दी गई हूँ, ठीक है। ही बॉट अ ब्लॉटिंग पेपर। The fort is a worth seeking building. अब फोर्ट जो है ना, फोर्ट यहाँ पे अब जैसे निदर फोर्ट्स हैं मुख्तलिफ किस्म की हमारी, तो यहाँ पे कहते हैं द फोर्ट इज अ वर्थ सीइंग बिल्डिंग, तो हमने यहाँ क्या लगाना है, द फोर्ट इज अ बिल्डिंग वर्थ सीइंग, तो यहाँ पे बिल्डिंग वर्थ सीइंग पहले आ जाएगा, मतलब हम फोर्ट का जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, बिल्डिंग से, उसके बाद हम उसकी खसूसियात बता रहे हैं, दैट इज वर्थ सीइंग, ओके। अब यहाँ पे देखें, ही इज द टालेस्ट बॉय ऑफ द टू, तो यहाँ पे मैंने सिंपली बताऊंगी ही इज द टालेस्ट बॉय ऑफ द टू, यहाँ पे आएगा ही इज द टालेस्ट बॉय ऑफ टू। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ना जरा सा उन्होंने दा लगा दिया साथ में, तो आप क्या लिखेंगे, ही इज द टालेस्ट बॉय पहले आ चुका है, ही इज द टालेस्ट बॉय ऑफ टू, ठीक है। असलम जो है इज माई एल्डर ब्रदर। अब यहाँ पे क्या होगा जी, असलम जो है इज माई एल्डर ओल्डर ब्रदर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या लगाना है, एल्डर ब्रदर लगाना है, नॉट ओल्डर ब्रदर लगाना है, ठीक है। इट इज मच फाइन टुडे, इट इज वेरी फाइन टुडे, मच की जगह हम वेरी लगाते हैं, पहले पीछे मैं बता के आ चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं जी, ईच ऑफ अस हैव अ बुक, ईच ऑफ अस हैज अ बुक, ये मैं पहले बता के आ चुकी हूँ कि हम हैज लगाते हैं, हैव नहीं लगाते। अब यहाँ पे कहते हैं आई वर्कड होल द नाइट, अब ये पढ़ने में ही गलत है, ठीक है। आई वर्क द होल नाइट, द पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है माई फैमिली मेंबर्स आर नॉट एट होम, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर नॉट एट होम, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, जो मेंबर्स हैं फैमिली के उनको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम दा जो है पहले लगा रहे हैं मेंबर्स से, मेंबर्स को स्पेसिफाई करने के लिए। 14th वन इज द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज हॉटर देन इस्लामाबाद, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज हॉटर देन दैट ऑफ इस्लामाबाद, मतलब देन दैट ऑफ जो है इसका मतलब है वो मुकम्मल कंपैरिजन शो कर रहा है, और यहाँ पे देन जो है वो सिंपल कंपैरिजन शो कर रहा है। जब हम दो सिटीज के, दो बिग सिटीज के दरमियान में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, देन दैट ऑफ, ठीक है। अब उसके बाद है रिच शुड नॉट हेट पुअर्स, तो यहाँ पे हम रिच को क्या कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, द रिच जो है शुडंट हेट द पुअर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, एडजेक्टिव्स के कॉमन एरर्स को दूर कर रहे हैं। आई हैव नो एनी मनी टू गिव यू, सिंपली यहाँ पे होगा आई हैव नो मनी टू गिव यू, एनी लगाने की फिर जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देयर आर फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, हम लोग फ्यू जो है उसको अकेला नहीं आगे साथ लगाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है शी पुट लिटिल मिल्क इन द जग, शी पुट अ लिटिल मिल्क इन द जग, आप कहीं पे भी उठा के देख ले, लिटिल जो है वो सिंपल वर्ड्स के साथ यूज होता है, अगर किसी चीज के अंदर आप उसकी क्वांटिटी को शो कर रहे हो तो आप आ लिटिल लगाओगे उसके साथ, ठीक है। वट इज द लास्ट न्यूज, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वट इज द लेटेस्ट न्यूज, लास्ट की जगह पे लेटेस्ट यूज होता है। अब मैं बात कर रही थी ना हमारी सिंपल पुरानी जो एंशियंट किस्म की हमारी इंग्लिश थी उसकी, और फिर मैं बात कर रही थी मॉडर्न इंग्लिश की, तो यहाँ पे अगर मॉडर्न इंग्लिश को आप लोगों ने सीखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, थोड़े से जो वर्ड्स हैं वो यूनिक यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखें,
he has many he has many wealth, यहाँ पे गलत है ये बिल्कुल भी, he has much wealth आएगा, many की जगह पे much आता है। इकबाल is greater than any poet, इकबाल is greater than any other poet, ठीक है, any poet की जगह पे any other लगाएंगे ताकि comparison को हम better show कर सकें, ठीक है। अब उसके बाद है my all books were on the table, all my books were on the table, simply रहेगा, यहाँ पे all start में आ जाएगा, all my books were on the table, ठीक है। I am much sorry, अब ये देखें आपका एक कॉमन एरर यहाँ पे भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब सॉरी जब हम करते हैं तो आई एम मच सॉरी की जगह पे आप क्या यूज करेंगे, आई एम वेरी सॉरी। अब अगला जो है वो है आई शैल नॉट एबल टू डू दिस सम, ठीक है, आई शैल नॉट बी एबल टू डू दिस सम, यहाँ पे क्या हो गया, एक थोड़ा सा मौदबाना अंदाज आ गया है, क्योंकि अगर आपको एक चीज समझ नहीं आ रही है आपको उसके लिए क्या अपनाना पड़ेगा, थोड़ा सा मौदबाना अंदाज यूज करना पड़ेगा। ही इज सिक ऑफ फीवर, तो ठीक है हम क्या करेंगे जी, अगर आगे आपने ऑफ फीवर भी लगाना है, ही इज सिक लगाना है तो दैट इज गुड, दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने फीवर आगे लगा देना है तो आपने क्या करना है, ही इज इल ऑफ फीवर आएगा फिर, ठीक है, सिक ऑफ फीवर नहीं आएगा, इल ऑफ फीवर आएगा, ठीक है। आगे आर्टिकल्स के बड़े मजे मजे के एरर्स हैं वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए मुस्लिम्स रीड होली कुरान, तो जाहिर सी बात है होली कुरान की बात हो रही है तो उसको अगर हम स्पेसिफाई ना करें तो हम मुस्लिम्स तो हुए ही ना, तो यहाँ क्या आएगा जी, द मुस्लिम्स रीड द होली कुरान, ठीक है। माय फ्रेंड इज MA, अब देखें यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ, दोबारा मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवाना चाहती हूँ। जब मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए थे तो मैंने बोला था अब वो जो पुराने वाला कंसेप्ट होता है ना, जो हम बच्चे को बोलते हैं, बच्चे ये आपकी 5 फिंगर्स हैं, इन 5 फिंगर्स पे काउंट कर लो, AEIOU, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ आपने एन लगा देना है, बाकी वर्ड्स के साथ आपने आ लगा देना है, वो बहुत पुराना कंसेप्ट था, दैट इज रॉन्ग और वो खत्म हो चुका है। सिंपल हमारा जो कंसेप्ट है किसी आर्टिकल को समझने का वो है साउंड्स पे। किसी भी वर्ड से पहले आ साउंड आ रहा है तो आप उससे पहले क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, और किसी भी वर्ड से पहले कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है जैसे कि ब, प, त, ट, स, ठीक है, ये जितने भी है य तक, तो आप उसके साथ क्या लगा देंगे, सिंपल आ लगा देंगे। सिंपल आ लगेगा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और वोवल साउंड जो है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज अ, क्या है, अ। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड इज MA, एम अ से शुरू हो रहा है, एम अ अलिफ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे जाहिर है आ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा, ओके। माई फ्रेंड इज एन MA, जाहिर है। अब गौर से देखिए ना, MA, वरना तो हम एम जो है हम तो कहते थे ना बच्चों को कि AEIOU जो है उनके साथ सिर्फ एन लगाना है, तो एम तो इसमें आया ही नहीं, तो हम एम के साथ तो ए ही लगाते ना, तो ये बात जरा कॉमन है और रिपीट भी हो गई है। सनराइजेज इन द ईस्ट, जाहिर है सन जो है वो जिसे कहते हैं एक यूनिवर्सल फैक्ट भी आ जाता है उसके अंदर, और एक ऐसी चीज है यूनिक जिसे कहा जाता है, जो नायाब है, जो बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, दा लगाएंगे उसको स्पेसिफाई करने के लिए। ईस्ट जो है वो भी यूनिक है अपने आप में, तो उसको भी स्पेसिफाई करने के लिए दा लगेगा। He reached school in an hour, अब यहाँ पे फिर बात आ गई है जी कॉमन एरर की, उसी की जिसकी मैं बात कर रही हूँ। आर नहीं आएगा, एन आर आएगा, इसमें एच साइलेंट है, HOUR, इसको हम पढ़ते हैं आर, क्या पढ़ते हैं, आर। आवर को क्या, वैसे तो ना इसकी सिंपल प्रोनाउंसिएशन अगर देसी प्रोनाउंसिएशन में करूं दैट इज आवर, ठीक है। और बहुत से लोगों की मैंने देखी है कि ना उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही रफ होती है, मतलब उन लोगों को ना अगर आप कोई चीज प्रोनाउंस कर रहे हैं इंग्लिश की तो वो ऐसी करेंगे कि मतलब आपको हंसी आ जाएगी, आपको लगेंगे वही इंग्लिश के कातिल हैं, ठीक है। तो ना कुछ इंसान के अंदर खुद भी एक सेंस होना चाहिए, ठीक है, उसको प्रोनाउंसिएशन पे काफी फोकस करना चाहिए, और प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है, आपको डिक्शनरीज यूज करनी पड़ती हैं उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, ये आर है तो अलिफ मद आ से शुरू हो रहा है, वही साउंड है तो इसके साथ एन लगेगा, क्या आएगा जी, ही रीच स्कूल इन एन आर, ठीक है। इंडस इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, जाहिर है इंडस हमारा लार्जेस्ट है तो द लार्जेस्ट आएगा, द इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। डू नॉट मेक नॉइज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, मेक के बाद आ लगाएंगे हम ताकि नॉइज जो है उसको हम ज्यादा क्या कर सकें, इलेबोरेट कर सकें। डू नॉट मेक आ नॉइज, ठीक है। हिमालयाज आर हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, तो जाहिर है हिमालयाज बहुत हाईएस्ट है, उनको स्पेसिफाई करेंगे दा के साथ, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, ओके।
एक और बात याद रखें, वर्ल्ड का W छोटा लगा हुआ है, यहाँ पे वर्ल्ड का W बड़ा लगता है, ठीक है। ब्लैक एंड रेड क्रॉ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ब्लैक एंड रेड क्रॉ आर नहीं आएगा, इज गेजिंग आएगा, बिकॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो क्रॉ है और ये जो सॉरी ब्लैक एंड रेड काउ है, सॉरी क्रॉ नहीं है यार, काउ है। ये जो काउ है ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ ये ऑल ओवर द जनरेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ठीक है। उसकी एक खासियत बताई गई है कि वो ब्लैक और रेड दोनों ही है, ठीक है। तो वो गेज कर रही है किसमें, फील्ड में, इज गेजिंग इन द फील्ड आएगा, ओके। डॉग इज फेथफुल एनिमल, अच्छा ये वाला कॉमन एरर तो मैंने खुद देखा है ना। अब एक बार एक ऐसा सीन हुआ कि हमारे साथ एक लेडी बैठी हुई थी और ना माशाल्लाह से एमफिल थी वो, और बहुत ज्यादा मतलब क्वालिफाइड लेडी थी। बट जब ये वर्ड आया ना और ये पूरा सेंटेंस आया, डॉग इज फेथफुल एनिमल, और आगे ना करेक्ट और रॉन्ग बना हुआ था, तो उन्होंने ना बिल्कुल करेक्ट पे लगा दिया। जबकि अब यहाँ पे देखें, मैं पहले बता चुकी हूँ, ऊपर वाली जो है वो सिर्फ काउ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि उसकी ब्लैक और रेड क्वालिटी बता दी गई, तो वो जस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट्स व्हाई वी डोंट यूज देयर आर, हम वहां पे क्या लगाएंगे, इज। जबकि यहाँ पे जो डॉग है वो पूरी की पूरी अपनी डॉग कम्युनिटी की एक खासियत शो कर रहा है कि वो फेथफुल होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। ये बात याद रखिएगा आप। अच्छा जी आई हैव गॉट हेडेक, ठीक है। आई हैव गॉट अ हेडेक आएगा, जाहिर है वो हेडेक को क्या कर रहा है जी, उसको एक जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंस दिला रहा है, ठीक है। उसके बाद टोक्यो जो है इज एज फेमस सिटी एज लाहौर, तो यहाँ पे आएगा टोक्यो इज एज फेमस सिटी एज लाहौर। ये तो सिंपल ही है, इन्होंने दोबारा दे दिया है, ठीक है। अब उसके बाद है हायर वी गो कूलर इट इज, ठीक है। द हायर वी गो द कूलर इट इज, दायरा दोनों को हम क्या करेंगे, खास बनाएंगे। अच्छा, ही रीड्स नवाई वॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा जी, ही रीड्स द नवाई वॉल्ट, ये एक स्पेसिफिक नेम है, आई थिंक किसी न्यूज़पेपर का नेम है। अच्छा, दिस इज अ न्यूज टू यू, ठीक है। दिस इज न्यूज टू यू, यहाँ पे आ नहीं आएगा क्योंकि हम न्यूज उसको स्पेसिफिक करवा के नहीं दे रहे, हम उसको एक सिंपल न्यूज दे रहे हैं। माई फादर इज अ ऑनेस्ट मैन, देखें फिर आ गया, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, ओ अलिफ वाओ ओ नून ये न सीन टे, ओके, ऑनेस्ट। अगर मैं इसको उर्दू में लिखने की कोशिश करूं तो ये आ से स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। My father is an honest man. I am not at the fault. I am not at fault. यहाँ पे दा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि fault जो है उसको हमने खास नहीं बनाना। The iron is a hard metal. तो यहाँ पे iron जो है, जैसे यहाँ पे आप देखें iron is a hard metal लगा हुआ है, क्योंकि iron जो है हमने उसको खास नहीं बनाना, वो कोई यूनिक चीज नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, दैट इज कॉमन थिंग, ठीक है। वो यूनिक में नहीं आती, वो प्रॉपर में नहीं आती, दैट्स व्हाई उसे हम दा से स्पेसिफाई नहीं कर सकते। वन शुड डू हिज ड्यूटीज, वन शुड डू वंस ड्यूटीज, ये मैं ऊपर पढ़ा के आ चुकी हूँ कि हमने हिज की जगह पे वंस लगाना है। रिच शुड नॉट हेट पुअर, तो यहाँ दोबारा आ जाएगा, द रिच शुड नॉट हेट द पुअर, ये आई थिंक ये पहले भी आया हुआ है, रिपीट हुआ है। यू वर इन रॉन्ग, ठीक है, यू वर इन द रॉन्ग आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो इंग्लिश है, द इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, अब ये समझने की बात है, ठीक है। तो इंग्लिश तो एक सिंपल लैंग्वेज है ना, उसे हम पहले लगा देंगे इंग्लिश इज, फिर उसके बाद हम उसको स्पेसिफाई करेंगे इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। यहाँ पे द जो है लैंग्वेज से पहले आएगा, लैंग्वेज से पहले आएगा, और फिर लास्ट वाली इंग्लिश से पहले आएगा, ठीक है। अब उसके बाद है द बोथ फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, तो सिंपली द को हम हटाएंगे, बोथ फ्रेंड सिंपल लगा हुआ है, बोथ जो बोथ फ्रेंड्स आएगा, सिंपली बोथ फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, ये गलत लगा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे पंजाबीज आर रिलीजियस बाय नेचर, द पंजाबीज आर रिलीजियस बाय नेचर, ठीक है। ही लेफ्ट फॉर कराची डे बिफोर यस्टरडे, जाहिर है ही लेफ्ट फॉर कराची द डे बिफोर यस्टरडे आएगा। A pen is mightier than a sword. A pen is mightier than the sword. ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया है जी, आज हम लोगों ने कॉमन एरर्स दूर करने की कोशिश की है एडजेक्टिव और आर्टिकल्स के। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम अगले भी कॉमन एरर्स जो है ना उनको दूर करेंगे, और फिर इनकी लास्ट में हम एमसीक्यूज का टेस्ट भी रखेंगे। ये था आज के ईएससी के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं आपका सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है। इस वजह से आप लोगों को क्या जी मैं थोड़ा सा कम पढ़ाती हूँ, ताकि मैं एसएससी इंग्लिश वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन पे जरा क्या कर सकूं, उन पे फोकस कर सकूं।
हाँ जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है ईएससी कैंडिडेट्स का टेस्ट अगर रिवाइज करना है या कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, थोड़ा सा टाइम रहता है, मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूंगी। सबके ही माइक ओपन है, कोई भी बोल सकता है। आई एम वेटिंग, सबके ही माइक ओपन है। अगर आप लोगों को टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो मैं यहाँ पे ईएससी एसएससी इंग्लिश कैंडिडेट्स के इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ। चलें जी, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सो मच। कल आप लोगों का जो टेस्ट होगा आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है। टेस्ट अगेन रिवाइज कर रही हूँ मैं। आप लोगों की 6 जो है वो एक्सरसाइजेज हैं, और उसके साथ आपके सेट जो हैं वो 11 है उसी कारवान बुक के। उसके बाद मैंने आपको सिनोनियम और एंटोनियम दिए हैं जो कि हैं 50, और उनका एमसीक्यूज का ही टेस्ट होगा। और मैं फुल ट्राई करूंगी ये। हाँ जी, ठीक है। मैं फुल ट्राई करूंगी कि आप लोगों का कल जो है गूगल फॉर्म पे टेस्ट बनाऊं। अगर मुझे कोई ज्यादा ही मसरूफियात हुई तो फिर माजरत है, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी ट्राई करूंगी कि आप लोगों का गूगल फॉर्म पे ही टेस्ट बनाऊं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जी एसएससी इंग्लिश कैंडिडेट्स की। तो पहले मैं देख लेती हूँ आप लोग कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। बुशरा बतूल मौजूद हैं, फायजा अलाउद्दीन मौजूद हैं, ठीक है। और साथ में साइमा इकबाल, शगुफ्ता यास्मीन आई थिंक मौजूद हैं, यही होंगी, या शाइस्ता जावेद, ठीक है। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सबसे पहले तो कि आज आपका टॉपिक वाकई बहुत मजे का है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा टॉपिक है कौन सा ना। हाँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। आप लोगों के जिम्मे मैंने काम लगाया था जिसमें मैंने मिडल मार्च टू द लाइट हाउस मिसेस डैलोवे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ये जिम्मे लगा चुकी थी। आज हम बात करेंगे जेन एयर की बाय शार्लेट ब्रॉन्टे, माय फेवरेट एवर फेवरेट नॉवल। और उसके बाद हम बात करेंगे इंशाल्लाह वुदरिंग हाइट्स की बाय एमिली ब्रॉन्टे। ये दोनों सिस्टर्स हैं, मैं आपको पहले बता दूं, शार्लेट ब्रॉन्टे और एमिली ब्रॉन्टे दोनों ही सिस्टर्स हैं। और आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है सबसे पहले वो करना है माय फेवरेट 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 नॉवल, दैट इज जेन एयर बाय शार्लेट ब्रॉन्टे। ठीक है, चलें जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तरीका तो आप सबको मैं बता चुकी हूँ ना, आपने पढ़ना कैसे है। गूगल पे जाना है, ग्रेट सेवर्स वाली वेबसाइट ओपन करनी है। ओके जी, अब ये ना हो मेरी स्क्रीन बंद हो गई हो। सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, एक सेकेंड, स्क्रीन दोबारा ओपन करती हूँ मैं। जस्ट एक सेकेंड में इसे ओपन कर लूँ फिर मैं स्क्रीन ओपन करती हूँ। हाँ जी, ये ओपन हो गया। और अब मैं अगेन स्क्रीन ओपन कर देती हूँ। वॉइस तो क्लियर है आई थिंक मेरी, अगर नहीं है तो कोई भी बता सकता है। मैम क्लियर है, थैंक यू क्लियर है मैम। मैम किरण। एक तो ये एड्स इतने आ जाते हैं ना सच्ची। अच्छा जी, अभी मैंने इसकी जेएनएयर की क्या खोली है जी, समरी खोली है। समरी के साथ साथ ना मैं आपको इसका ओवरव्यू भी देती जाऊंगी, ठीक है। अब 10 ईयर ओल्ड ऑर्फन है, एक यतीम बच्ची है जेएनएयर, ठीक है। लिव्स अनहैप्पीली विद हर वेल्दी रिलेटिव्स, वो अपने वेल्दी रिलेटिव्स के साथ बहुत अनहैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है।
और वो फैमिली है द रीड फैमिली, ठीक है, एट गेट्स हेड। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो नॉवल है ना, ये पहले ही रिलेट करता है एक नॉवल वाइड सरगोसो सी से, जिसे किसने लिखा था, जीन रे ने, JEANRHYS, ठीक है, जीन रेस, ठीक है, उसने लिखा था नॉवल। और उसमें जो उस नॉवल का हीरो था रोचेस्टर, वो इस नॉवल का भी हीरो है रोचेस्टर, ठीक है। और जेन एयर जो है उसकी शादी भी उसी रोचेस्टर से ही होगी। आगे हम देख लेते हैं। 10 ईयर ओल्ड ऑर्फन है जेन एयर, वहाँ पे अनहेल्दी मतलब अपनी एक वेल्थी फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन हैप्पी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जी, रेंस्टफुल ऑफ लेट मिस्टर रीड्स पर, ये क्या है जी, प्रेफरेंसेस फॉर हर, जेम्स की जो आंटी और कजन्स हैं टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू निग्लेक्ट एंड अब्यूज हर एज अ रिमाइंडर ऑफ हर इंफीरियर स्टेशन। जाहिर है वो उनके मतलब अंकल जो है मिस्टर रीड, उनके साथ रहती थी और मिस्टर रीड उसकी बहुत ज्यादा साइड लेते थे। तो जो जेन एयर की जो आंटी थी और उसकी जो कजन्स थी वो उसको बहुत ज्यादा बुरा भला कहती थी। अब जो जेन है उसका ओनली सॉल्वेशन थी फ्रॉम हर डेली ह्यूमिलिएशंस इज बेसी, ठीक है, द काइंडली सर्वेंट हु टेल्स हर स्टोरीज एंड सिंग्स हर सॉन्ग। अब बेसी की बात याद रखनी है, बेसी जो है वो उसकी सर्वेंट है। वन डे जेन जो है कन्फ्रंट करती है एक बुलिंग कजन से, जॉन से, एंड मिसेस रीड जो है वो पनिश करती है उसको बाय इम्प्रिजनिंग हर इन द रेड रूम, वो उसको रेड रूम में बंद कर देती है, द रूम इन विच हर अंकल डाइड, जहाँ पे उसके जो अंकल मिस्टर रीड हैं वो मरे थे, ठीक है। उसका कजन उसको तंग करता है और उसकी पनिशमेंट के तौर पे ना कि कजन को पनिशमेंट दें, वो जेन को ही पनिशमेंट देती हैं। कन्विंस दैट शी सीज हर अंकल्स घूस, जेन फेंट्स। अब जाहिर है वो उस रूम में जाएगी जहाँ पे उसके जो अंकल हैं वो फौत हुए थे या मरे थे, तो वो थोड़ी सी तो फेंट होगी ना, तो वो अपने अंकल के घूस को देखती है इन हर इमेजिनेशन, और वो क्या हो जाती है जी, बेहोश हो जाती है। व्हेन शी अवेकन जेन इज बीइंग केयर्ड फॉर द ये क्या है जी, एपोथेक्री, ये जो एक और पर्सन है मिस्टर लेलॉयड, ठीक है, मिस्टर लेलॉयड जो है वो उसको थोड़ा सा क्या करता है, केयर करता है। हु सजेस्ट दैट शी बी सेंट ऑफ टू स्कूल, स्कूल भेजा जाए। मिसेस रीड जो है हैप्पी है कि उससे जान छूट जाएगी, ठीक है, और वो इमीडिएटली उसको कहाँ पे भेज देती है जी, लॉवर्ड स्कूल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है 50 माइल्स फ्रॉम गेटशेड, जरा गेटशेड में जहाँ पे वो रहती थी वहां से 50 माइल्स दूर है। जेन जो है ना वो सून डिस्कवर करती है कि जो उसकी लाइफ है लॉवर्ड स्कूल के अंदर इज ब्लीक, particularly because of the influence of hypocritical headmaster Mr. Brooklehurst। अब यहाँ पे एक और बात, उधर तो उसकी आंटी ने उसकी जिंदगी जहन्नुम बनाई ही हुई थी, अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो मिस्टर ब्रुकलीहर्स्ट था ये भी बहुत बुरा इंसान था, और ये इतना ज्यादा बुरा सलूक करता था वहाँ पे जो बोर्डिंग के अंदर बच्चे होते थे उनके साथ, और उनके साथ बड़ा क्रूअल रहता था, ठीक है, हुज क्रूअलिटी। और उसके यहाँ पे अगर बात कर लें एक ऐसी एक उनकी मतलब बच्चों के सेल्फ स्टीम ही छीन लेता था, वो इस तरीके का उनकी पोर कंडीशन कर देता था, ठीक है, उनको अच्छा खाना नहीं देता था, मुकम्मल तौर पे पनिशमेंट करना, ये सब कुछ इसके काम थे, ठीक है। और एक इंस्पेक्शन के दौरान में मिस्टर ब्रुकली हर्स्ट जो है वो ह्यूमिलिएट करता है जेन को बाय फोर्सिंग टू स्टैंड ऑन अ स्टूल इन द मिडल ऑफ द क्लास एंड अक्यूजिंग हर ऑफ बीइंग अ लायर। मतलब वो जेन को बहुत ज्यादा क्या करता है, ह्यूमिलिएट करता है और उसे कहता है तुम तो झूठी हो। अब जो ब्यूटीफुल सुपरिटेंडेंट है मिस टेम्पल, वो बिलीव करती है कि जेन ने झूठ नहीं बोला, जेन इनोसेंट है, और वो राइट करती है मिस्टर लेलॉयड को फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ जेन्स नेचर, के मिस्टर लेलॉयड को बताती है कि जो जेन है उसकी नेचर बिल्कुल ठीक है, वो झूठ नहीं बोल रही थी, ये जो मिस्टर ब्रुकली हर्स्ट है यही बहुत ज्यादा बुरा एक वर्स किस्म का पर्सन है। अब यहाँ पे ऑल दो जेन कंटिन्यू करती है, वो सफर करती है बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में। अब देखें ना, शुरू से वो सफर करती आ रही है, फर्स्ट डे से सफर करती आ रही है अपनी लाइफ के, और आगे अब उसको बोर्डिंग में भी सफर करना पड़ा है, ठीक है। अब आगे देखिए उसके साथ क्या होगा। मिस टेम्पल्स जो है उसकी जो बेनेवलेंस है वो इनकरेज करती है उसको कि वो डिवोट करे अपने आप को स्टडीज की तरफ, ठीक है। मिस टेम्पल्स उसके लिए एक रे ऑफ लाइट जिसे कहते हैं ना, वो बन के आती है। वाइल एट लोवुड, लोवुड की अगर बात करें, जेन जो है उसका फ्रेंड, इसके एक और मतलब फ्रेंड भी हो जाते हैं, दैट इज हेलेन बर्न्स, ठीक है, हु अपहोल्ड्स द डॉक्ट्राइन ऑफ क्रिश्चियन फॉरगिवनेस एंड टॉलरेंस। मतलब वो एक ऐसी पर्सन होती है जो उसको सिखाती है कि आप के लोगों को माफ कैसे कर सकते हैं, आप सब्र का मुजाहिरा कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। हेलेन जो है इज कॉन्स्टेंटली मिसट्रीटेड बाय मिस, अब यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, हेलेन जो है उस बेचारी को भी ना बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, मिसट्रीट किया जाता है बाय मिस
Scratchers, ठीक है, one of the most unpleasant teacher at school but maintains her passivity and turns the other cheek. मतलब जाहिर सी बात है, अपने आप को छुपाती है, अपने आप को नेक बनाती है वो, और लोगों के सामने प्रिटेंड करती है दैट शी इज वेरी गुड। ऑल्दो जेन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती हेलन के डॉक्ट्राइन को कम्प्लीटली, मतलब जितना उसका नेचर होता है या जा कुछ होता है, उसकी हेलन की जो पेशेंस की फिलोसफी होती है उसको इतना ज्यादा वो रिलेट नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है कि काफी हद तक उसको अपनी लाइफ में क्या कर सके, रिलेट करवा सके। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पे ना मैं मेजर इवेंट्स की बात करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग एक आउटब्रेक होता है टाइफस का, टाइफस फीवर का, जो कि स्कूल के अंदर फैल जाता है। हेलन मर जाती है कंजम्पशन से जेन के आर्म में। अब जेन के लिए एक और सदमा, जो उसके लिए रे ऑफ लाइट थी, उसकी फ्रेंड हेलन, वो भी गई, ठीक है। अब जो डेथ्स हैं बाय टाइफस जो है वो अलर्ट कर देती है सारे के सारे बेनिफैक्टर्स को स्कूल के, उसकी टेरिबल कंडीशन के बारे में बताते हैं, और ये रिवील होता है कि मिस्टर जो ब्रुकली हस्ट हैज बीन embezzled स्कूल फंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर हिज ओन लग्जरियस लाइफस्टाइल। मतलब उसके पास पैसे तो थे, वो दवाइयों पे पैसे खर्च कर सकता था, लेकिन उसने अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल के ऊपर पैसे खर्च किए। खैर, अब यहाँ पे मिस्टर ब्रुकली हर्स्ट जो है उसको निकाल दिया जाता है। जेन का जो टाइम है लोवुड में वो जरा हैप्पीली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो 6 साल तक वहां पे वो रहती है, और टीचर के तौर पे वहां पे 2 साल तक रहती है, ठीक है। डिस्पाइट हर सिक्योरिटी एट लोवुड, जेन जो है इज डिससैटिस्फाइड एंड यर्न्स फॉर न्यू एडवेंचर। अब वो चाहती है कि मैं इस लाइफ से निकल जाऊं ना, मतलब 6 साल उसने एज अ स्टूडेंट गुजारे, 2 साल उसने एज अ टीचर गुजारे, 8 साल वहां पे गुजार चुकी है। वो चाहती है वो जिंदगी की और पेचीदगियों को एक्सप्लोर करे। वो एक्सेप्ट करते हैं एक पोजीशन गवर्नेंस के तौर पे एक थॉर्नफील्ड मेनोर के अंदर। अब यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो टीच करेगी एक विसिशियस किस्म के फ्रेंच गर्ल को जिसका नाम होता है एडिले, ठीक है। और वो बड़ी ही मिस्चीवियस किस्म की गर्ल होती है। इन एडिशन टू एडिले, जेन जो है स्पेंड करती है बहुत ज्यादा टाइम उसी थॉर्नफील्ड में विद मिसेस फेयरफैक्स, ठीक है। मिसेस फेयरफैक्स के साथ काफी टाइम गुजारती है, जो कि एल्डरली हाउसकीपर होती है, उसकी पूरी स्टेट को चला रही होती है अपने ही मास्टर के एब्सेंट में, ठीक है। यानी वहां पे जो मेनोर जिसके बारे में बताया गया, जो बेंगलो जिससे कह लें, जिस बेंगलो के बारे में बताया गया, उसका मास्टर अभी वहां पे मौजूद नहीं है, ठीक है। अब वो नोटिस करती है कुछ मिस्टीरियस हैपनिंग्स ना वहां पे थॉर्नफील्ड में, इंक्लूडिंग द मास्टर्स कांस्टेंट एब्सेंस। मतलब वो अपने घर से बिल्कुल ही कॉन्स्टेंटली एब्सेंट रहता है, और जो एक डेमोनिक लाफ है दैट जेन हेयर्स, मतलब वो रोजाना तीसरी स्टोरी पे एटिक रूम में। अब ये एटिक रूम की स्टोरी तो आपको मैं अभी सुनाने लगी हूँ ना, तो जरा आपने ये बात गौर से सुननी है। एटिक रूम में तीसरी स्टोरी पे उसको ना किसी के हंसने की आवाजें आती हैं। अब यहाँ पे आफ्टर मच वेटिंग जेन जो है फाइनली वो एम्प्लॉयर से मिल लेती है, उसका नाम होता है एडवर्ड रोचेस्टर। ये है वो बंदा रोचेस्टर जिसे मैं बोल रही थी, जिसका ताल्लुक है कहाँ से, व्हाइट सरगोसोसी से। एक ब्रूडिंग, ठीक है, डिटैच्ड मैन है हु सीम्स टू हैव अ डार्क पास्ट, जिसका बहुत डार्क पास्ट है, जिसने बहुत गुनाह किए हैं अपने पास्ट में। ऑल्दो मिस्टर रोचेस्टर जो है नॉट हैंडसम इन द ट्रेडिशनल सेंस, मतलब इतना ज्यादा खूबसूरत भी नहीं था या हैंडसम भी नहीं था। जेन फील्स एन इमीडिएट अट्रैक्शन, उसको उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। उनकी मतलब दिमाग मिलते हैं जिसे कहते हैं। वन नाइट जेन जो है सेव करते हैं मिस्टर रोचेस्टर को एक फायर से उसके बेडरूम में, जो कि विच ही ब्लेम्स ऑन ग्रेस पोल। अब ये ग्रेस पोल का नाम भी आपने याद रखना है। एंड सीम स्ट्रेस विद अ प्रोपेंसिटी फॉर गिन। अब यहाँ पे मैं आपको ये एक बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी सी बताना चाहूंगी जल्दी से। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी सी ये है कि ना, नॉवल जो है व्हाइट सरगोसोसी ये स्टार्ट होता है। स्टार्ट के अंदर एक लेडी दिखाई गई है एंटोनेट, और उसकी मदर जो है उसका नाम है एनीट, ठीक है। वो दोनों दिखाई गई हैं, और ना यहाँ पे बताया गया है ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल के बारे में, ठीक है। ब्लैक पीपल नेग्रोज और व्हाइट पीपल के बारे में, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा होता था कि लोगों को ना स्लेव बनाया जाता था, लेकिन फिर इमेंसिपेशन एक्ट जो है वो पास हुआ, और उसके बाद जो स्लेव्स है ना, स्लेवरी जो है वो खत्म हो गई। तो जो स्लेव्स हैं, जिन लोगों ने, मालिकों ने उनको स्लेव बनाया हुआ था ना, वो उनके अगेंस्ट हो गए और उनको हार्म पहुंचाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो एंटोनेट का खानदान भी ऐसा ही था, नाम याद रखें एंटोनेट, ठीक है। एंटोनेट का खानदान भी ऐसा ही था। तो उन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, एंटोनेट ने और उसकी मदर एनीट ने ना, अपनी जान बचाने के लिए, जो उसकी मदर एनीट होती है वो मिस्टर ब्राउन नामी एक बंदे से शादी कर लेती है। मिस्टर ब्राउन उनको लेके जमाइका से दूर चला जाता है। जमाइका वो जगह है जहाँ पे ना स्लेव जो है वो ताकत पकड़ गए थे, ठीक है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं स्टोरी को शॉर्ट में कट करूं तो जो एंटोनेट है उसकी शादी करवा दी जाती है रोचेस्टर से, यही एडवर्ड रोचेस्टर, ठीक है। अब ये रोचेस्टर वो बंदा होता है जो एट द स्टार्ट एंटोनेट से शादी करता है फॉर द सेक ऑफ मनी,
पैसे के लिए, ठीक है, और बाद में भी उसके साथ अच्छे मतलब टर्म्स में ताल्लुकात नहीं रखता और उसके साथ बेवफाई भी करता है। बेवफाई एट द सेंस मतलब उसके साथ जाता है हनीमून पे, बट वहां पे वो डिफरेंट बाकी एक गर्ल होती है, एमिली होती है, उसके साथ अपना रिलेशनशिप बनाता है। एंटोनेट को ये बात पता भी चल जाती है। एंटोनेट उससे रोचेस्टर से डीपली मोहब्बत करती है, डीपली इन लव होती है उससे, ठीक है, लेकिन जाहिर है अपने हस्बैंड की बेवफाई उसको तोड़ देती है और उसके बाद क्या करती है जी, वो पागल हो जाती है, ठीक है। अब उसको क्या करता है जी ये रोचेस्टर उसको थर्ड फ्लोर पे, इसी बेंगलो में थर्ड फ्लोर पे एटिक के अंदर बंद करके रखता है। किसको? एंटोनेट को, ठीक है, एंटोनेट को बंद करके रखता है। और इसको जमाइकन पीपल पसंद नहीं होते, तो एंटोनेट का नेम भी चेंज कर देता है और उसका नेम रखता है बर्था, ठीक है। और यही वो लेडी होती है जो एक रात, क्योंकि जाहिर है वो पागल हो चुकी होती है हस्बैंड की बेवफाई की वजह से, तो एक रात वो क्या करती है जी, वो मोमबत्ती लेके ना निकलती है उस एटिक से बाहर, और उसकी देखभाल के लिए उसने किसको रखा होता है? ये ग्रेस पोल, जिसका नाम आया हुआ है, ठीक है, उसकी देखभाल के लिए ग्रेस पोल को रखा होता है। लेकिन जो ग्रेस पोल होती है उसकी आंख लग जाती है, एंटोनेट जो है वहां से निकलती है, एटिक से बाहर आती है। वो रोचेस्टर को मार नहीं आती है वैसे, ठीक है, वो रोचेस्टर को मारने ही आती है। लेकिन क्या होता है जी, फायर जो होती है वो बहुत ज्यादा फैल जाती है और जो फायर है वो एटिक तक पहुंच जाती है, और जब वो एटिक में मौजूद होती है तो फायर की वजह से एंटोनेट जो है वो मर जाती है। मतलब रोचेस्टर की जो फर्स्ट वाइफ है, जिसको रोचेस्टर ने एटिक के अंदर बंद करके रखा होता है, वो मर जाती है। और वही वो फायर होती है जिससे रोचेस्टर को कौन बचाती है जी? जेन एयर बचाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है जी, वो उसको बचा तो लेती है, उसके साथ थोड़ा सा मतलब अफेक्शनेट हो जाती है, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। अब मैं इसी स्टोरी पे वापस आ गई हूँ, ठीक है, पुरानी स्टोरी मैंने आपको रिलेट कर दी है। बिकॉज ग्रेस जो है वो कंटिन्यू टू वर्क एट थॉर्नफील्ड। जेन जो है डिसाइड करती है कि मिस्टर रोचेस्टर जो है वो उसके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना इंसिडेंट के बारे में वो छुपा रहा है उससे। खैर कुछ मंथ गुजर जाते हैं, जेन फाइंड करते हैं अपने आप को कि वो बहुत ज्यादा मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया मिस्टर रोचेस्टर की। इवन आफ्टर ही टेल्स हर हिज लस्टफुल लायन विद एडिलेज मदर, कि मतलब एडिले कौन है जी? वो अब उनकी बेटी है, किसके? रोचेस्टर की और एंटोनेट की ना, ठीक है, वो उनकी बेटी है एडिले, और उसकी मदर के साथ उसने क्या क्या किया वो ढके छुपे अल्फाज में से बताने की कोशिश भी करता है। हाउएवर जेन जो है वो कन्विंस हो जाती है कि मिस्टर रोचेस्टर जो है नेवर रिटर्न टू हर अफेक्शन, मतलब वो उससे दूर नहीं होगा। व्हेन ही ब्रिंग्स द ब्यूटीफुल ब्लेंच इंग्रम टू विजिट एट थॉर्नफील्ड, ठीक है, ब्लेंच इंग्रम ये एक लेडी है, वो आई है थॉर्नफील्ड में विजिट करने के लिए। दाओ रोचेस्टर जो है फ्लर्ट करता है विद द आइडिया ऑफ मैरिंग मिस इंग्रम। ही इज अवेयर ऑफ हर फाइनेंशियल एम्बिशंस फॉर मैरिज। अब जाहिर है देखें, पहले इस रोचेस्टर ने, इतना बुरा इंसान है, इसने पहले एंटोनेट से शादी की फॉर द सेक ऑफ मनी, उसको तो मार दिया। अब ये जो ब्लेंच आई है ना, ब्लेंच इनग्रम, तो ये इससे भी क्या कर रहा है जी, एम्बिशंस के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे के एम्बिशंस के लिए शादी करने की कोशिश करता है। ड्यूरिंग मिस इनग्रम्स विजिट, एक ओल्ड एक्विंटेंस होती है रोचेस्टर की, रिचर्ड मैसन, वो विजिट करता है थॉर्नफील्ड में। वो बड़ा इंजर्ड होता है, ठीक है, उसको अटैक करती है ग्रेस पुलिस। और यहाँ पे मतलब इसकी एक स्टोरी बताई गई है जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रोचेस्टर जो है वो कन्फेस करता है इसके जेन के सामने कि उसने एरर किया बहुत ज्यादा। अब वो क्या करेगा, वो एक और मतलब एरर करेगा, किससे शादी करके? मिस इनग्रम से शादी करके। वो कहता है अब अनदर एक जो गवर्नेंस पोजीशन है ना वो जेन के लिए यहाँ पे मौजूद है, मतलब अब वो कहीं और ना अपने लिए पोजीशन जो है वो ढूंढ सकती है, किसकी? गवर्नेंस की। जेन रिटर्न कर जाती है गेट साइड में जहाँ वो पहले पहले रहती थी, ठीक है। आफ्टर द फ्यू वीक्स टू सी द डाइंग मिसेस रिड, मिसेस रिड जो होती है जेन को रिफ्यूज करती है कि वो करेगी ट्रीटिंग हर एज अ चाइल्ड। शी आल्सो एडमिट्स दैट शी लाइड टू जेन्स अंकल जॉन एयर को उसने लाइव बोला था, एंड टोल्ड हिम दैट शी हैड डाइड ड्यूरिंग द टाइफस आउटब्रेक एट लॉववुड। मतलब वो उसके अंकल को, एक और जो उसके अंकल हैं जॉन एयर, जेन एयर के अंकल, उसको भी झूठ बोल चुकी होती है कि जेन एयर जो है वहां पे लॉववुड के अंदर जो एक टाइफस जो आया था उससे क्या हो गया, वो मर गई है। अब यहाँ देखिए उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा जेन के पास, अब वो जाए कहाँ ना। व्हेन जेन रिटर्न्स टू थॉर्नफील्ड, वो दोबारा थॉर्नफील्ड जाते हैं। रोचेस्टर उसको बताता है दैट ही न्यू मिस इनग्रम्स ट्रू मोटिवेशंस फॉर मैरिज एंड ही आस्क्स जेन टू मैरी हिम। मतलब फिर उसको पता चल जाता है कि मिस इनग्रम जो है वो भी उससे सिर्फ उस बैंगलोर के लिए शादी करना चाहती है जहाँ पे वो रहता है, तो वो जेन को कहता है वो उससे शादी कर ले।
जेन एक्सेप्ट कर लेती है इस सारे के सारे प्रपोजल को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है जी, रोचेस्टर जो होता है उसकी पहले भी एक मैं बता चुकी हूँ ना, उसको एक और सच पता चलता है कि उसकी पहले भी एक वाइफ है जिसका नाम बर्था है। मैंने आपको बताया था एंटोनेट का नाम उसे पसंद नहीं था, उसने उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया था, बर्था, जिसे वो एटिक में रखता था थॉर्नफील्ड में। ग्रेस पोल की केयर में देखें बात आ गई है। रोचेस्टर जो है कन्फेस करता है कि उसका पास्ट जो है वो बहुत बुरा है। यूथ में उसने शादी की पैसों के लिए बर्था से, और उसके अलावा उसकी जो फैमिली हिस्ट्री है मैडनेस की उसको पता नहीं थी। डिस्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स के वो हेल्प करे बर्था की, इवेंचुअली डिसेंड इनटू द स्टेट ऑफ कंप्लीट मैडनेस, वो मैडनेस में चली गई और उसने इम्प्रिजन कर लिया अपने आप को, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंटोनेट जो है वो उसकी बेवफाई देख के पागल होती है। जेन जो है वो स्टिल लव करती है रोचेस्टर को, लेकिन वो अलाउ नहीं करती अपने आप को कि वो उसकी मिस्ट्रेसेस बन जाए, ठीक है। वो थॉर्नफील्ड को लीव कर देती है। पेनीलेस होती है, पेनीलेस एंड डिवोस्टेटेड मिस्टर रोचेस्टर्स के जो ये क्या होती है, रेवोल्यूशन होती है, चेंज होती है, इज रिड्यूस टू बेगिंग फॉर फूड, ठीक है, एंड स्लीपिंग आउटडोर, मतलब वो इतनी ज्यादा वो हो जाती है कि अब वो बाहर सो रही है, ठीक है, बेग कर रही है फॉर फूड। फॉर्चुनेटली द रिवर्स सिबलिंग, ये क्या है जी, एसटी जॉन्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिंजिन, जिसे प्रोनाउंस करते हैं सिंजिन, डियाना एंड मैरी टेक हर इनटू देयर होम एट मोर हाउस। अब ये इसके क्या है जी, इसके कजन्स भी लगते हैं, ठीक है, इसके रिवर्स के सिबलिंग्स हैं, ये इसके कजन्स हैं जो उसको कहाँ ले जाते हैं जी, एक घर में जिसका नाम है मोर हाउस, और उसकी हेल्प करते हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से रिगेन करे। जेन जो है वो क्लोज फ्रेंड बन जाती है इस फैमिली की, उसकी ग्रेट अफेक्शन हो जाती है लेडीज के साथ, और उसके बाद जो है वो रिलीजियस बन जाती है क्योंकि वो एसटी जॉन्स में रहती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रिलीजियस बन जाती है। और वन डे जेन जो है वो लर्न करती है दैट शी हैज इनहेरिटेड अ वास्ट फॉर्च्यून ऑफ 20,000 पाउंड फ्रॉम हर अंकल जॉन एयर। अब उसको पता चलता है उसको 20,000 पाउंड मिले अपने अंकल जॉन एयर से। इवन मोर सरप्राइजिंगली जेन डिस्कवर करते हैं दैट रिवर्स सिबलिंग्स जो आर एक्चुअली हर कजन्स, वो उसके कजन्स हैं। जेन इमीडिएटली डिसाइड करती है कि वो अपनी जितनी भी न्यू फाउंड वेल्थ है ना वो अपने कजन्स के साथ शेयर करेगी। अब यहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं एक मिशनरी वर्क के लिए, मतलब जेन ने सोच लिया होता है आपने वो अपनी जो जिंदगी है ना वो किसके लिए, गॉड के लिए वक्फ कर देगी। वो इंडिया में जा रहे होते हैं एक मिशनरी वर्क के लिए और रिपीटेडली आस्क करते हैं जेन को कि वो भी उसके साथ कंपनी करे। एसटी जॉन करता है, कहता है कि वो उसकी कंपनी करे एज अ वाइफ, ठीक है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है। वो कहते हैं मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती बिकॉज वो उससे मोहब्बत नहीं करती, ठीक है। अब उसके बाद मिस्टर रोचेस्टर उसके दिल में अभी भी मौजूद होता है। One day after experiencing a mystical connection with him, seeking him out at Thornfield, she discovered that the estate has been burned down by Bertha, who died in the fire, and that Mr. Rochester, who lost his eyesight. पहला इंसिडेंट, जब बर्था जो है वो फायर जलाती है, तब रोचेस्टर को कौन बचा लेती है, जेन। हाँ, राइट, बिल्कुल। तब रोचेस्टर को कौन बचा लेते हैं, जेन, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि उसके जाने के बाद क्या हुआ था, उसने अगेन जो है वो फायर एग्जीक्यूट की जिसमें वो खुद मर गई, और जो मिस्टर रोचेस्टर है उसकी अपनी आई साइट जो है वो लूज हो गई, ठीक है, और उसका एक हाथ भी जो है फायर में खराब हो गया। अब वहां पे नियर बाय स्टेट फेंड्रेन में रहता है। अब उसके बाद जब वो उसके पास जाती है, जाहिर है वो उससे मोहब्बत तो करती है, वो उसके पास जाती है तो वो बहुत ज्यादा पुअर हालात में होता है। वो और जेन बाद में शादी कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द नॉवेल जेन जो है वो इन्फॉर्म करती है रीडर्स को दैट शी एंड मिस्टर रोचेस्टर हैव बीन मैरिड फॉर 10 इयर्स, 10 साल हो गए उनकी शादी को। एंड मिस्टर रोचेस्टर जो है रिगेन कर ली उसने अपनी साइट इन वन ऑफ हिज आई, उसकी एक आई की मतलब साइट जो है वो रिगेन हो गई है, टू सी द बर्थ ऑफ हिज फर्स्ट बर्न सन, मतलब पहला जो उसका बेटा पैदा हुआ है उसके उसको देखने के लिए उसकी जो साइट है वो क्या हो गई है जी, दोबारा आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये जेन से रिलेटेड वीडियो भी मौजूद है, ठीक है, इसमें सारी की सारी स्टोरी बताई गई है। करेक्टर लिस्ट मौजूद है, करेक्टर लिस्ट में आप देख सकते हैं ग्लॉसरी जो भी यूज हुई है इसके अंदर, थीम्स जो हैं इसके, ठीक है। और याद रखिएगा वाइट सरगोसोसी से हमेशा रिलेट करना ही है। कल जो आप लोगों ने करना है क्विज 1, और क्विज 1 जो है, क्विज 1 के अंदर आप देखें 25 एमसीक्यूज हैं। आप इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। अगर आप इन्हें रिवाइज कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप भूल जाएंगे। और करेक्टर लिस्ट आपने जरूर पढ़नी है, ठीक है, करेक्टर लिस्ट आप अगर पढ़ेंगे ना तो आपको काफी ज्यादा उससे क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। अब हमारा टाइम थोड़ा सा कम रहता है, मैं चाहती हूँ आप लोगों से आज थोड़ा सा डिस्कशन भी हो जाए और साथ में आप लोगों का जो टेस्ट है मैं वो भी रिवाइज कर दूँ, ठीक है। इसके अलावा आप लोग अगर मुझे कुछ कहना चाहते हैं या फिर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।
या कोई अपना सजेशन ही दे दिया करें, मुझे तो ऐसे लगता है मैं खुद से बातें कर रही हूँ। चलिए जी, मैं टेस्ट की बात बता देती हूँ आपको। एक जो नॉवल है उसकी स्टोरी काफी हद तक मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। और जो दूसरा नॉवल है, बहुत मजे का नॉवल है, वो भी बहुत ज्यादा, वुदरिंग हाइट्स, ठीक है। एमिली ब्रॉन्टे इसकी सिस्टर ने लिखा है, शॉर्लेट ब्रॉन्टे की सिस्टर ने। और वो भी आपको ग्रेड 7 पे उसकी समरी और सब कुछ मिल जाएगा। इसका टेस्ट भी मैं काफी हद तक प्रिपेयर कर चुकी हूँ, कंप्लीट ही दूंगी ताकि आप लोगों को रिवाइज भी हो जाए और आप लोगों के पास एज PDF सेव भी हो जाए, क्योंकि यहाँ से सेव करना काफी टफ होता है, ये कॉपी नहीं होता। इसको कॉपी करने का एक और तरीका होता है, ठीक है। अब आप लोगों के जिम्मे मैं बुक से जो है ना वो लास्ट जो है टेस्ट जो है वो लगा दूं, उसके बाद हम अपना सेशन इंशाल्लाह ताला एंड करेंगे। नाइन्टी पेज तक दिया था मैंने, ठीक है, पेज नंबर 90 तक। चाह रही हूँ जल्दी से ना आपकी ये बुक जो है ना ये भी खत्म हो जाए, ठीक है। पेज नंबर 90 तक दिया था मैंने, अब हम लोग 91 से स्टार्ट करेंगे इसको इंशाल्लाह ताला, और एंड करेंगे हम 100 पे, और आपकी ये बुक एंड। इसमें आपके जो पास्ट पेपर्स हैं मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। हाँ जी, 2011 तक के यहाँ पे आ चुके हैं, और उसके जो अगले वाले हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगी सर्च करके। बाकी जो हमारे लेक्चर्स हैं हम उसमें वो कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों के अब तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सबको संभाल के रखें, दोबारा से रिवाइज कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो कल का टेस्ट होगा वो होगा जी 91 से लेके 100 तक बुक से, ठीक है। और जेनेयर होगा, साथ में वुदरिंग हाइट्स होगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाला जो है वेनिटी फेयर और प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस तो हम लोग कर चुके हैं, वैसे हम इसकी जगह पे फिर ना 1984 कर लेंगे। प्राइड एंड प्रेजुडिस हमारा हो चुका है, ठीक है। और ड्रामास की जो लिस्ट है ये मैंने अभी 8 लिखे हैं। बाकी जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना मैं सर्च करके आप लोगों को सेंड कर दूंगी। और ये ना SSC इंग्लिश कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिट है, अगर आप लोग इन्हीं 18 दिनों में करना चाहते हैं तो आप देखें, अगर आप रोजाना के 2 नॉवल या 2 ड्रामास करते हैं तो आप 36 कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको 10 नॉवेल्स भी अभी करवा दूं, बहुत ज्यादा है यार, बहुत नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। 10 नॉवेल्स भी अगर मैं आपको करवा दूं, 10 ड्रामास करवा दूं, एंड इवन साथ में 10 में जो यहाँ पे पोइट्री वर्क है वो भी करवा दूं ना, तो आप लोगों का माशाल्लाह से बहुत ज्यादा हो जाएगा। बाकी तो लिस्ट आपके पास मौजूद होगी, आपने क्या करना होगा, आपने पढ़ना होगा जैसे जैसे मैंने बताया है, और वैसे वैसे क्या करना होगा, आपने तैयार करना होगा। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप डेली थोड़ा सा टाइम निकाल के कैसे दो दो जो है ना वो आप कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये दो दो लाजमी करने हैं। अभी हमारे पास 8 मिनट रहते हैं, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, नॉवल से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो बता दें मुझे, मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। अगर कोई कुछ कहना चाहे, नॉवल से रिलेटेड कुछ पूछना हो। फायजा है यहाँ पे। ये मोहम्मद जरीफ कौन है, मैंने तो नहीं देखा पहले। नाजिया मंजूर, आप अगर कुछ पूछना चाहें, या फिर मुझे ये बता दें कि आप लोग डेली बेसिस पे दो दो कर सकते हैं डेली बेसिस पे। और आप लोगों को लिस्ट तो जाहिर है मैंने बता ही दी है, तो आप लोग उसके हवाले से अगर करना चाहें तो मैं डेज का एक शेड्यूल बना के भी सेंड कर सकती हूँ, अगर आप चाहें तो डे वाइज भी शेड्यूल सेंड कर सकती हूँ, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, जैसे आप लोगों का कवर हो सके। साइमा अलमास, साइमा अलमास, आप SSC के लिए हैं, इंग्लिश के हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम मैम, अस्सलाम। SSC इंग्लिश। ओके, नाजिया कैसी हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा नाजिया, मुझे ये बता दें, आपके जो नॉवेल्स वगैरह आप इस वेबसाइट से कर रहे हैं, आपको क्लियर हो रहे हैं? जी मैम, जो वेबसाइट से क्लियर नहीं होता फिर वो हम अपने नोट्स और बुक से गो थ्रू कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मोस्टली जो है ना ये बुक्स में और नोट्स में मौजूद होंगे, और नेट पे भी जी इनका जी। बहुत ज्यादा मटेरियल मौजूद होता है, ठीक है। वैसे तो सब कुछ ही उसके अंदर आ जाता है।
ठीक है। वेब के जी मैम। अंदर मैंने जितना पढ़ा है सब कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अगर रह जाए तो हम वहां से कर सकते हैं। तो डेली मैम बेसिस पे काइंडली आप आप, लोग दो कर लेंगे। जी जी मैम, दो दो तो कर लेंगे। काइंडली आप शेड्यूल ये जो आपने बनाया है ना, ये एज अ पीडीएफ ये सेंड कर दें प्लीज। हाँ कंप्लीट नहीं है, लेकिन अभी ये नॉवेल्स का सेंड कर देती हूँ, ड्रामा का भी जी बना जी रही हूँ। जी असल मैम। में टाइम नहीं मिलता ना, पास्ट पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं पहले। ये भी मैंने पहले सारे पास्ट पेपर्स को गो थ्रू किया थ्रू नॉवल, नॉवल को जी दिमाग में रख के ना, फिर जाके ये लिस्ट बनी है। और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट उठाए हैं, वरना तो लिटरेचर बहुत वास्ट है यार, बहुत ज्यादा। जी मैम, काइंडली आप नोवेल वाले सेंड कर दें। हाँ ठीक है। अच्छा मैं ना लिंग्विस्टिक्स के हवाले से सॉरी बात करना चाह रही थी, मैं फिर भूल गई। पिछली दफा ना मैंने जी लिंग्विस्टिक्स इस वजह से पेपर में इंक्लूड नहीं की क्योंकि वो ना 10 बड़े शॉर्ट थे ना। तो अब कल का जो टेस्ट है अगर आप देना चाहें तो क्या मैं उसमें लिंग्विस्टिक्स इंक्लूड कर दूं? पीडीएफ तो शेयर यस किया हुआ मैम। है मैंने। यस यस मैम कर दें, और ये बता दें आपने कितने इंक्लूड करने हैं। 30 कर लोगे आप लोग? 30 शॉर्ट क्वेश्चंस। यस मैम 10 दे तो दें, कर किए हुए लेंगे। होंगे। फायजा आप बता दें आप क्या चाहती हैं? हाँ जी फायजा बोलें। हो जाए। आपकी वॉइस नहीं आ रही। साइमा अल्मास आप बता दें, आप कितने करना चाहेंगी? हाँ, लिंग्विस्टिक के एमसीक्यूज की बात कर रही हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। जी वही शॉर्ट क्वेश्चंस 30 ठीक है, आप जो कह रही थी काफी है। हाँ मतलब क्योंकि आप लोगों का साथ में वो भी होगा ना, आपके पास पेपर्स भी चल रहे हैं, साथ में आपके 2 नॉवेल्स हैं, ठीक है, उनको गो थ्रू करना है, और साथ में लिंग्विस्टिक्स के 30। ठीक है, कल के लिए ये टेस्ट। लिंग्विस्टिक के नोट्स मुझे याद नहीं है कि आपने शेयर किए थे या मैंने डाउनलोड नहीं किए, शायद पता नहीं डिलीट हो गए हों। कब आपने भेजे अच्छा थे? मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ, चलिए मैंने ठीक है। 2-3 सेशन अटेंड नहीं किए लास्ट में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है मैं कर देती हूँ। शाइस्ता जावेद, शाइस्ता जावेद आप मुझे बता दें कि इसके अलावा क्या होना चाहिए। जाहिर है आप सब मास्टर्स इंग्लिश हैं यार, आप लोग बता सकते हैं। जो बहुत है हम ये कर लें तो सही है, इसके अलावा नहीं। अच्छा अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने कभी भी मतलब जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रही हूँ ना, तो अगर आप लोगों ने कभी भी पीपीएससी की तैयारी करनी हो लेक्चरशिप की ना, तो उसके लिए आपको पता है कितनी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस गो थ्रू करना पड़ता है आपको। सबसे पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी, उसकी जो शॉर्ट स्टोरीज है ना यार, बहुत टफ है। उनको तो अभी मैंने टच ही नहीं किया ना, शॉर्ट स्टोरीज इतनी टफ है उनकी। और वो है इसकी अपना जो हमारी है पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अब सीन क्या है जी, इसका हम लोग जब भी पास पेपर्स वगैरह या फिर कुछ ऐसा पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि हमें ना कंसेप्ट जितना हो सके ना हमारा कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। हमारा कंसेप्ट क्लियर कैसे होता है? जब हम लोग खुद से गो थ्रू करते हैं चीजों को। ओके, ये एमसीक्यूज पे रट्टा लगाना तो मुझे कभी समझ ही नहीं आया ना, कि एमसीक्यूज को रट्टा लगाओ रट्टा लगाओ और रट्टा लगाओ और सबको सेट कर लो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग सबसे पहले उठाते हैं हिस्ट्री को, हिस्ट्री की सारी एजेस को, उन सारी एजेस को गो थ्रू करते हैं। फायजा आप अपना ऐसा करें, माइक जो है ना वो ऑफ कर दें। हाँ डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, आप अपने माइक पे टच करें वो ऑफ हो जाएगा। हाँ थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो ना अब पता है क्या सीन है, आप लोगों ने करना ये होता है, जस्ट मैं आपके 2 मिनट और लूंगी, आप लोग मेरी बात सुन लें। तो हम लोगों ने करना ये होता है जी, हम सबसे पहले हिस्ट्री को उठाते हैं, जैसे मैंने उठाया, ठीक है। हम हिस्ट्री की सारी एजेस को कवर करते हैं, उसमें जो मेन इवेंट्स है उनको कवर करने की कोशिश करते हैं, जो जो हुआ है वो सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब हमारी एक दफा हिस्ट्री हो जाती है ना, तो हम लोग उठाते हैं मेजर वर्क्स को, ठीक है। अब हम मेजर राइटर्स को अगर उठाने पे आए तो हर एज के अंदर हमें 10 राइटर मिल जाएंगे, दूसरी एज के अंदर 10 मिल जाएंगे, नहीं यार इस तरह तो फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, जितना आता होगा वो भी नहीं आएगा।
हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं मेजर वर्क्स को, ठीक है, मेजर वर्क्स को उठा लिया, उनको डील कर लिया, थीम्स को डील कर लिया, करेक्टर्स को डील कर लिया, तो आ जाता है, मतलब क्वेश्चन ना हमें समझ आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ना अगर मैं बात करूँ ना पोस्ट कॉलोनियलिज्म की, यहाँ आके हम मार खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पाकिस्तानी राइटर्स भी आते हैं, हमारे पास इंडियन राइटर्स भी आते हैं, हमारे पास अमेरिकन राइटर्स आते हैं, अफ्रीकन आते हैं हमारे पास, ठीक है। वो मतलब ऐसा एक अमलगम बन जाता है ना उन राइटर्स का, फिर आके ना हम लोग थोड़ा सा ना फंस जाते हैं। तो अगर कभी भी पीपीएससी के अपने लेक्चरशिप की तैयारी करनी हो, तो आप सबसे पहले उठाएं हिस्ट्री को, उसके बाद आप उठाएं मेजर जितने भी वर्क हैं, पोइट्री के अंदर, ड्रामा के अंदर, नॉवल के अंदर, ठीक है, प्रोज वर्क के अंदर, ठीक है। लेकिन जब लास्ट में आप पोस्ट कॉलोनियलिज्म को उठाएंगे ना, तो आपको उसमें हर एक जो मतलब स्पेसिफिक राइटर है, और फेमस, ये नहीं कि सारे के सारे गो थ्रू करने बैठ जाएं, ऐसे तो लिटरेचर बहुत बड़ा है ना। तो स्पेसिफिक जो एक फेमस राइटर होता है, आप उसको अगर गो थ्रू करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो पास्ट हमारे जो पेपर्स बनते हैं पीपीएससी के, वो भी इसी तरीके से बनते हैं। लास्ट में हमारे पास रह जाती है लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन जो होता है, हाँ ठीक है, लिंग्विस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पोर्शन भी मौजूद होता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, लिंग्विस्टिक्स में आपने सारे टर्म्स को, उसकी टर्मिनोलॉजीज को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, और आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है वो उससे क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। या फिर लिंग्विस्टिक्स में सोशियो साइको आप पढ़ चुके होंगे, उनको गो थ्रू कर लें, और साथ में आप जो लिंग्विस्टिक्स का एक पूरा हमारा एक अलहदा से एक जिसे कह लो मैं सब्जेक्ट है, आप उसे गो थ्रू कर लेंगे, तो इंशाल्लाह लिंग्विस्टिक्स भी कवर हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और कल के टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।